हेलो फ्यूचर नर्सेस, वेलकम टू प्रकाश नर्सिंग अकेडमी। से टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ आज हम लोग मिले हैं। ये यूनिट इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जो इस यूनिट से क्वेश्चन ना पूछे। स्टरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है इसका प्रिंसिपल समझना। फिजिकल स्टरलाइजेशन एंड केमिकल जो स्टरलाइजेशन है, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। ऑटोक्लेव क्या है, और ये ऐसा यूनिट है जिसमें हमारे सिलेबस से बियॉन्ड क्वेश्चन आते हैं। हालांकि स्टरलाइजेशन के अंदर का वो पोर्शन होता है, तो आप नहीं ब्लेम कर सकते हो कि हमारे सिलेबस में नहीं, क्योंकि आपसे आईएनसी बोलेगा या फिर आपके यूनिवर्सिटी में मतलब पूछता है तो ये पूछेगा। अगर आप बोलते हो कि हमने नहीं पढ़ा, हमारे सिलेबस में नहीं था, तो वहाँ पे बोला जाएगा कि स्टरलाइजेशन जब आपने पढ़ा तो उसके अंदर पढ़ा क्या कि आपको ऑटोक्लेव या फिर हॉट एयर ओवन का कॉन्सेप्ट नहीं पता। सो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे लिखना है, वो सारा चीज़ मैं कवर करूँगी। अभी तक एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी, इससे पहले यूनिट 3 तक अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अभी पास करने के लिए, टॉप करने के लिए, वॉट एवर जो भी आपका गोल है, पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना ही होगा। सो ये हम लोग चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का एग्ज़ाम है और बहुत मैसेज आ रहे हैं। दिसंबर में ही एग्ज़ाम है मैम, बहुत ज़्यादा डर लग रही है। सो जिनका एग्ज़ाम है उसके लिए बस सिंपल सा मैं मैसेज दूंगी। एग्ज़ाम के टाइम पे डर सबको लगता है, घबराहट टॉपर को भी होती है, लेकिन लिटरली जो इस टाइम पे इस घबराहट, इस प्रेशर के साथ भी फोकस रहते हैं, सच में एग्ज़ाम तो वही फोड़ के आते हैं। बस आपके पास जो अपना सिलेबस है, जो आपका कंटेंट है, जो लोग मुझ पे ट्रस्ट किए, अभी मैं आ रही हूँ जिसका पेपर आपको दिखाई थी, जो मैं इसका वन शॉट ली थी, यहीं से क्वेश्चन आए हुए थे। सो क्या करना है, कुछ नहीं करना। जो आपको सिलेबस मिला है उसको बस बार बार रिवाइज कीजिए। होगा ये कि आप जाओगे एग्जाम में, अगर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा है, डर रहे हो, नहीं पढ़ा, लगेगा कि स्टरलाइजेशन तो हमने देखा था, अच्छे से नहीं पढ़ा, अब उसके अंदर बस लिखना होता है। जितना अच्छे से लिखोगे उतना अच्छा आप मार्क्स गेन करोगे। सो बस अभी आप कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई कर लीजिए। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मैं अभी एनसीपी पे बहुत डाउट आ रहा है, उसका भी सबका वीडियो डालूंगी। अगर मेरे पास रहा कि हाँ वो बच्चों को चाहिए ही चाहिए, उसमें डाउट ज़्यादा, तो वो मैं आपका इतना हेल्प कर सकती हूँ। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन का सबसे पहले डेफिनेशन हमें देखना है। तो स्टरलाइजेशन होता है क्या, सबसे पहले वो देखते हैं। तो स्टरलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे आर्टिकल, सरफेस और मीडियम को पूरी तरह से माइक्रोब्स लाइक अ बैक्टीरिया, वायरस, जो भी फंगी ये सब होते हैं, जो कि सरफेस पे या फिर कहीं भी लाइक इक्विपमेंट ये सब में होना है, फिर जो भी हॉस्पिटल में चीज़ें यूज हो रही है, उसको इस तरह से क्लीन करना कि उस पर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस ना रहे। तो यही चीज़ें आप पढ़ोगे कि डिसइंफेक्शन में भी आपको बोला जा रहा है कि पूरी तरह से जो भी माइक्रोब्स है उसको हटाना। सो स्टरलाइजेशन में इतना डिफरेंस होता है कि जब बैक्टीरिया आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े थे, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे कि जो बैक्टीरिया होता है, जब उसके लिए हार्श इन्वायरमेंट आती है, मतलब अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में वो रहता है, तो उसके स्पोर बन जाते हैं, जो कि नॉर्मली वो इतने ज़्यादा मतलब हार्ड होते हैं कि नॉर्मल प्रोसेस से वो किल नहीं हो पाते हैं। तो अगर आपने नॉर्मल कोई थोड़ा सा केमिकल यूज कर लिया, या फिर ऐसे ही अगर आप उसे, ऐसा भी आप नॉर्मल समझिए, आगे मैं पूरा प्रोसेस समझा दूंगी, कि अगर आप क्लीन करने की कोशिश करते हो, तो वो जो अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में जो स्पोर रह जाता है वो नहीं किल हो पाता है। तो ये इक्विपमेंट पे ऐसा मानो कि बड़े बड़े जो भी बैक्टीरिया, वायरस या फिर जो भी थे वो तो किल हो गए, बट ये जो है, जो कि इस अनफेवरेबल, जो कि जिसमें नॉर्मल बैक्टीरिया मर गए, बट ये स्पोर या फिर वेजिटेटिव फॉर्म नहीं कील हो पाते हैं। और जैसे ही आपने सोच लिया कि चलो मैंने तो डिसइंफेक्शन जो भी क्लीनिंग कर लिया, और जैसे ही आप इसे छोड़ते हो, इसे फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगी, फिर से ये ग्रोथ कर जाता है। तो फिर क्लीन करने का क्या ही फ़ायदा। तो उसी प्रोसेस को, इस स्पोर फॉर्म को, वेजिटेटिव या फिर स्पोर फॉर्म जो भी बैक्टीरिया के होते हैं, उसको भी किल कर देने की प्रोसेस को हम लोग स्टरलाइजेशन बोलते हैं। सो आज से, अभी से, मतलब स्टरलाइजेशन का सिंपल सा डेफिनेशन कि एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे आर्टिकल, सरफेस या फिर जो भी मीडियम हो, वो पूरी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो जाना। साथ ही साथ जो बैक्टीरिया का वेजिटेटिव या फिर ऑस्पोरिंग फॉर्म है, स्टेट में जो वो चल जाता है अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में, और बाद में फेवरेबल होते ही वो फिर से बैक्टीरिया बन जाता है, वो ये भी सिचुएशन नहीं आने देना।
उसको भी किल करना, रिमूव कर देना पूरी तरह से, उसी को हम लोग स्टरलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डिसइंफेक्शन क्या है। तो डिसइंफेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे डिस्ट्रक्ट किया जाता है पैथोजन। पैथोजन हम लोग किसे बोलते हैं? जो हमारे बॉडी में जाके पैथो रिलेटेड है डिजीज कंडीशन से, जो डिजीज कंडीशन कॉज करे, इन्फेक्शन कॉज करे, उसी को हम लोग बोलते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? माइक्रोबायोलॉजी आप याद कीजिए, जो भी बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गया, फंगी, पैरासाइट, जो कि हमारे बॉडी में जाके डिजीज कॉज करेगा, तो उनको डिस्ट्रक्ट करना। कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन, मतलब बोला जा रहा है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें उन पैथोजन को मार दिया जाता है जो कि हमारे बॉडी में जाके डिजीज कॉज करे, इन्फेक्शन कॉज करे। जो लिविंग सेल में जाके इन्फेक्शन कॉज करता है उसको मारने की प्रोसेस, डिस्ट्रक्ट करने की प्रोसेस। बट तो फिर आप सोचोगे ना कि स्टरलाइजेशन में भी तो मैम यही हो रहा है, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तो इसमें होता है कि बट नॉट नेसेसरली अ स्पोर, ऑल organism may not be killed but member reduced to level that is no longer harmful to health। इसमें क्या होता है? इसमें पूरी तरह से आपने बैक्टीरिया, वायरस जो भी था उसको, उसके स्पोर, वेजिटेटिव फॉर्म सारा आपने हटा दिया, बट इसमें ज़रूरी नहीं है कि स्पोर किल हो जाए उसी, इसीलिए ये डिसइंफेक्शन, ऐसा मानो कि ये नीचे का लेवल है, इससे आप याद रख लोगे। डी याद रहेगा, डिसेंडेंट के मतलब ये नीचे का प्रोसेस है। और भी मतलब इसमें ये है कि पूरी तरह से माइक्रोब्स तो नहीं मर पाते हैं, बट उनकी कैपेसिटी को छीन लिया जाता है। जैसे अभी आप एक हेल्दी पर्सन हो, आपको ये दौड़ना है तो यहाँ से यहाँ दौड़ जा रहे हो, बट ऐसा हो कि इतना ज़्यादा आपको कोई वीक कर दे कि अगर चल नहीं पा रहे हो, तो फिर दूसरे को बिगाड़ने की आपके पास जो कैपेसिटी है फिर दौड़ने, ऐसा नॉर्मल मान लो, तो वो नहीं रहती। तो उस प्रोसेस में यही होता है कि मतलब ये भी तो दिमाग में आएगा ना कि तो फिर अगर नहीं मर रहा है तो हम लोग डिसइंफेक्शन क्यों करेंगे, हर बार स्टरलाइजेशन ही क्यों नहीं करते हैं? तो हर बार स्टरलाइजेशन नहीं पॉसिबल हो पाता है। लाइक आप एक बेड का जो इधर का, या फिर नॉर्मली अगर आप ईसीजी ये सबको क्लीन कर रहे हो तो स्टरलाइजेशन के लिए तो उसे नहीं ना बार बार भेजोगे, क्योंकि उसके लिए प्रोसेस होती है। तो उन सारी चीज़ों को डिसइंफेक्शन कर दिया जाता है कि ताकि वहाँ के बैक्टीरिया जो हैं वो रिड्यूस हो जाए, उनकी कैपेसिटी कम हो जाए, तो वो है डिसइंफेक्शन की प्रोसेस। अब आप पढ़ोगे आगे तो आपको एक और टर्म मिलेगा, डिसइंफेक्टेंट। ये क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल है ये, मतलब कि जो माइक्रोब्स है उसके अगेंस्ट काम करता है। अगेंस्ट काम करेगा मतलब उसको मारेगा। डैट आर अप्लाई टू सरफेस ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैट आर लिविंग ऑन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब इस चीज़ को एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है जिसको यूज करके नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से वो सारे को डिस्ट्रॉय करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना, यही हमारा डिसइंफेक्टेंट है। देखो ऐसे तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन, इसी का डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा ये, और ये आपको मिलता जुलता लग रहा होगा। मतलब अभी आप ऐसा मानो कि डिसइंफेक्टेंट मतलब जो डिसइंफेक्शन करते हैं ना, तो उसके लिए जो एजेंट यूज़ करेंगे, कुछ तो यूज़ करेंगे ना, तभी तो ये जो है इसकी कैपेसिटी कम हो गई या फिर इसकी जो नंबर है वो कम होगी। तो वो हम लोग कुछ एजेंट यूज़ करते हैं, उसी को हम लोग डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं, कि ऑब्जेक्ट से, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से, माइक्रोब से सबको हटाना। अभी आप ऐसा मानो, हम लोग आगे चल के और अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे अपने सिलेबस को। जो लोग नए हैं बस उनके लिए ये है एनसी का सिलेबस, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सबके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने यूनिवर्सिटी का देख लीजिएगा, क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो कि इससे आगे जाए। सो ये सवाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि बार बार मैसेज आता है कि मैम इतना सफिशिएंट है, नहीं है। बस एक चीज़ आप पेपर देख लीजिए, उसी के बेसिस पे मैं भी बोलती हूँ। और मतलब आपको जो दिया हुआ है वही तो आपसे पूछा जाएगा। सो बस आपका ध्यान इसी पे होना चाहिए। मतलब ये अपने सिलेबस को कंप्लीट आप चाहे जहाँ से भी कीजिए। मेरा चैनल पे एज इट इज़ है, तो आपको अगर बहुत लोग ट्रस्ट करते हैं, अगर आप नए हैं आप भी ट्रस्ट करके यहाँ से अपना क्लियर कर सकते हैं टॉपिक। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डेफिनेशन सबसे पहले देखना था, जो भी डिसइंफेक्शन स्टरलाइजेशन का, डिसइंफेक्टेंट का हम लोग देखे। अब हमसे पूछा जा रहा है कितने टाइप का डिसइंफेक्शन होता है एंड स्टरलाइजेशन के टाइप्स। सो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सो चलिए पढ़ते हैं। अच्छा, जो आपने अभी सिलेबस देखा, लाइक अभी कई लोगों के पास बहुत कम टाइम होगा, या फिर नोट्स आप नहीं बना पा रहे होगे, वीडियो के साथ मेंटेन नहीं हो पा रहा होगा, लेक्चर दिखना ही मुश्किल पड़ जा रहा है, टाइम कम होती है। हमारे लिए हमारा ड्यूटी होता है, असाइनमेंट होती है, और बहुत जल्दी जल्दी एग्जाम हो जाता है बेस्ट नर्सिंग में। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नोट्स आपको मिल जाएगा, प्रीमियम नोट्स व्हाट्सएप पे, नंबर डिस्क्रिप्सन बॉक्स में रहेगी। बेसिकली वहाँ से आप
आपका सिलेबस चाहे जो भी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, इन्फेक्शन कंट्रोल हो, सबका जैसे आपका सिलेबस है वैसे मैं दी हूँ। एग्ज़ाम टाइम में आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो या फिर गाइडलाइन चाहिए होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जाता है, तो वो आपको लिस्ट में वो कैसे दिया हुआ है 10 ईयर का प्रीवियस जो लेटेस्ट पेपर हो रहे हैं उनको एनालिसिस करने के बाद, तो वो भी आप देख सकते हो या फिर बहुत हेल्प मिलेगी। पेज नंबर लिखा हुआ है, आप उसी पेज नंबर पे जाके वो सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। और एज इट इज कैसे वहाँ पे लाइक का हमसे डिसइंफेक्शन पूछा, तो टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन पूछा, तो आप ऐसे टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन पहले ऐसे ही लिखना स्टार्ट ना करके डिसइंफेक्शन का डेफिनेशन लिखिए, तो ये सब आपको वहाँ से ही पता चल जाएगा। सो जो लोग इंटरेस्टेड है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, सीधा आप व्हाट्सएप से जाके प्रीमियम नोट से परचेस कर सकते हो। और सबसे बड़ा उसका ये है, मतलब उसका और एक एडवांटेज है कि कहीं भी आप बुक लेने जाओ या फिर ऑनलाइन परचेस करते हो तो आपको 3 से 4 दिन आने में लग जाती है, बट इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व क्यों, ताकि मतलब आप एक बार आपको पेमेंट प्रोसेस समझाया जाता है और पेमेंट करने के बाद 1 मिनट के अंदर आपके पास नोट्स होगा, आप पढ़ना चाहे जितना भी कम टाइम हो पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये था। अब हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। पहला है टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन। ये टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन में अगर आप पूजा गुप्ता बुक देखते हो तो इसमें 3 दिया हुआ है। कनकरेंट डिसइंफेक्शन, मतलब ये सिचुएशन के बेसिस पे हम लोग बेसिकली देखेंगे। सो कनकरेंट में क्या है कि जो अभी तुरंत इन दिस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज फ्रॉम द बॉडी आर इमीडिएटली डिस्ट्रॉय, दस प्रिवेंटिंग ऑफ फर्दर स्प्रेड ऑफ डिजीज। लाइक आप इन्फेक्शन कंट्रोल पढ़ रहे हो ना, तो डिसइंफेक्शन में हम लोग देखें कि मतलब स्प्रेड, उनकी कैपेसिटी को कम करना, उनकी संख्या को कम करना, आगे बढ़ने नहीं देना। तो इस टाइप का जो डिसइंफेक्शन होता है, इसमें हम लोग जैसे कि कोई भी पेशेंट है हमारे पास या फिर इन्फेक्शियस पेशेंट है, वो अपने बॉडी से एक्सक्रीट है, जो भी वॉमिट ये सब किया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो स्प्रेड हो जाएगा, फिर उसमें कैपेसिटी दूसरों को डिजीज कॉज करेगा, तो तुरंत से उस जगह उसको क्लीन कर देना, तो ये होता है कनकरेंट डिसइंफेक्शन। जैसे कि यूरिन को डिसइंफेक्ट करना, फिशेस, वॉमिटर्स, कंटामिनेटेड लीन इन ग्लव्स एप्रॉन ड्यूरिंग एंड इनलेस, की मतलब तुरंत जैसे ही वो आपको दिख रहा है वहाँ पे कोई भी मतलब गंदा जैसा, आप उसको डिसइंफेक्शन कर दीजिए, तो ये कनकरेंट बोला जाता है। एक आता है टर्मिनल। टर्मिनल तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि मतलब वो अंत हो जाए, तो वेरियस डिसइंफेक्टिव मेजर आर अप्लाई आफ्टर द पेशेंट हैज डाई एज और हैज़ बिन शिफ्टेड अनदर हॉस्पिटल। टर्मिनल यहाँ पे लिखा हुआ है, अब अंत कब होगा, मतलब जब पेशेंट या तो डाई कर जाए या फिर आप जहाँ पे हॉस्पिटल में था मतलब वो दूसरे हॉस्पिटल में चला गया, तो वहाँ पे उसके जैसे इन्फेक्शियस पेशेंट हो या फिर उसको उस टाइम पे ही क्लीन करना, जब वो चला गया उस टाइम पे क्लीन करना, तो वो होता है टर्मिनल डिसइंफेक्शन। लास्ट हमारा है प्रीकरेंट एंड प्रोफाइलेक्टिक डिसइंफेक्शन। सारा बस नाम से ही सारा क्लियर है कि मतलब ये बचने के लिए, बचाने के लिए प्रोफाइलेक्टिक करना। तो इस टाइप के जो डिसइंफेक्शन के प्रोसेस है, जैसे कि आप पास्चराइजेशन करते हो मिल्क का, तो ये हम लोग क्यों पास्चराइजेशन करते हैं, आप दूध को खाने से पहले क्यों, या फिर जो भी रहता है डेयरी प्रोडक्ट जो भी आप खरीदते हो पास्चराइज रहता है, पास्चराइज मिल्क रहता है, तो वो क्यों रहता है, उसमें मिल्क में बैक्टीरिया हो सकते हैं, उसको पहले ही किल कर देना, तो मतलब कोई इन्फेक्शन ना हो पहले ही उसके बचाव के लिए। नेक्स्ट है डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर यूजिंग क्लोरीन या फिर हैंड वॉशिंग करना रिकमेंडेड। ये सब सारी चीज़ें जो है वो क्या है, आप पेशेंट को टच करने से पहले हैंड वॉश कर लेते हो, या फिर स्विमिंग पूल को या फिर जो भी नॉर्मल जो यूज़ किया जाता है पूल, उसको हमेशा क्लोरीन से यूज़ करके डिसइंफेक्टेंट, या फिर जो भी वाटर है सबका है, ये क्या प्रोसेस है कि मतलब डिजीज कंडीशन हो ही ना उससे पहले डिसइंफेक्शन कर देना, जो भी माइक्रोब्स उसकी कैपेसिटी कम कर देना, उसकी नंबर को कम कर देना, तो ये है हमारा प्रोफाइलेक्टिक। सो बस 3 टाइप आपको याद रखना है। नेक्स्ट अस्टरलाइजेशन देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे क्योंकि उसके अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं। सो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट आपको मैं बहुत ईजी वे में समझाऊंगी, बस आपका मुझे फोकस चाहिए। ये चार्ट को आप याद रखिएगा और इस तरह से आपको याद रखना है कि एग्जाम में ये चार्ट को एज इट इज आप उतार दो बस, और आपको कुछ नहीं करना है। ये चार्ट में क्या है कि
टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन बोले या फिर मेथड, कि कितने मेथड से जो हम लोग पूरे माइक्रोब्स को हटा रहे हैं, उनके जो भी उसके स्पोर है, वेजिटेटिव फॉर्म है, पूरी तरह से हटा रहे हैं, तो कितने टाइप हो सकते हैं। हालांकि आप आगे पढ़ोगे तो हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न आ जाए कि कई, जैसे कि इसी में पास्चुराइजेशन आ जाता है, जो कि इसका एक्सेप्शन है कि कई बैक्टीरिया को नहीं मार पाता है, फिर भी स्टरलाइजेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा इफेक्टिव वे में, हालांकि अभी जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है वही यूज होता है, बट हमें पढ़ना है। अब इसलिए मैं बताई क्योंकि आप डेफिनेशन जो डीप सोचने, डीप थिंकर, हम ऐसे भी नर्सेज जो होती है वो क्रिटिकल थिंकर होती है, तो आप बहुत जल्द, हालांकि कमेंट में पूछते नहीं हो, लेकिन आपके पास एक क्वेश्चन आना चाहिए अगर आप एक अच्छे क्रिटिकल थिंकर नर्स हो तो। सो हम लोग देखते हैं अब आगे टॉपिक में कि है क्या। तो टाइप ऑफ में दो आप याद रखिएगा, एक फिजिकल होता है और एक केमिकल होता है। फिजिकल के अंदर 4 मेथड है और केमिकल का अलग है। केमिकल से बहुत कम आते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देख लेंगे और कितना लिखना है, अभी तक प्रीवियस ईयर में देखी नहीं हूँ मैं, बट टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन होगा तो एटलीस्ट मेंशन तो आपको करना होगा। हालांकि इसका भी मैं अच्छा कंटेंट आपको दे दूंगी और समझा दूंगी। तो फिजिकल का 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल, हीट, रेडिएशन और फिल्टर। नेचुरल हम लोग आगे देखेंगे। हीट, इसमें भी 4 में से हीट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस हीट के अंदर 2 टाइप का स्टरलाइजेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हीट से सबसे ज़्यादा जो भी इक्विपमेंट है उसको स्टरलाइज किया जाता है। तो एक है ड्राई हीट, कि मतलब गर्म हवा, आप मान लो कि उसमें कोई भी मॉइस्ट वाटर का कंटेंट नहीं रहेगा, उससे चीज़ों को स्टरलाइज करना, जिसके अंदर 4 मेथड है। आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, अभी आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो अभी आपको कन्फ्यूजन होगा, बस 10 मिनट के बाद आप देखिएगा, आप 80% आपके दिमाग में रहेगा। लास्ट टाइम बस एग्जाम से पहले आप रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट के अंदर 3 है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑटोक्लेव है। तो मॉइस्ट हीट में क्या है कि वाटर का कुछ कंटेंट रहेगा, और बेसिकली आपने देखा है, मतलब जब आप क्या ये इडली खाते हो तो उसको कैसे ये स्टीम के थ्रू, मतलब ऐसा समझो, हिंदी में बोलूँ तो भाप के थ्रू किसी चीज़ों को पका दिया जाता है। तो उसी तरह से इस हीट में, मतलब वो वाटर का कंटेंट की वजह से इतना हीट होता है, इतना हीट जनरेट होता है कि चीज़ें जो है वो अच्छे से, मतलब उसकी वेजिटेटिव फॉर्म्स पूरे सब किल हो जाते हैं। तो मोस्ट हीट में बस टेम्परेचर याद रखना है कि बिलो 100 डिग्री से अगर कम हो तो उसमें 3 मेथड आते हैं, पास्चुराइजेशन, इंस्पेसिएशन एंड वैक्सीन बाथ। नेक्स्ट आता है एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो बॉइलिंग, टेंडलाइजेशन और स्टरलाइजेशन। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कि 100 डिग्री से ज़्यादा भी टेम्परेचर डाल, मतलब ये करने पे अच्छी तरह से, पूरी तरह से जो है स्पोर फॉर्म ये किल हो पाते हैं। इसका प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर हम लोग 100 डिग्री से ऊपर सेल्सियस से कैसे ऊपर हम लोग वाटर को बॉइलिंग पॉइंट ला सकते हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये हम लोग देखेंगे। इसके बाद केमिकल, ये पहले हम लोग क्लियर कर ले तब केमिकल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचुरल देखेंगे, तब हीट में हम लोग आएंगे। सो नेचुरल स्टरलाइजेशन पहले था हमारा, सनलाइट के थ्रू हम लोग करते हैं, नेचर से हम लोगों को मिलता है, कहीं से भी ना मैंने इसे बनाया है ना इसमें कोई केमिकल ये सब यूज़ करना। लाइक आप घर में भी देखे होंगे, जब गद्दा होता है, तोशक होती है, तो उसे धो नहीं सकते आप, तो क्या किया जाता है, धूप में ऐसे ही मम्मा मतलब रख देती हैं, और फिर शाम होता है लेके आ जाती है। तो वो क्या होता है, वो वहाँ पे ही जो भी मतलब अच्छे से, वो ऐसा समझिए मेडिकल टर्म में वो क्लीन हो गया, मतलब घर में ऐसा मम्मा लोग मानते हैं कि जब तक वाटर से साफ नहीं किया तब तक क्लीन नहीं है, बट वो हो गया। वहाँ पे जो भी आपका जो पर्पस होता है डिसइंफेक्शन, मतलब क्लीन करने का किस चीज़ों का, वो हो जाता है नेचुरल लाइट से। तो होता कैसे है, तो हमें पता है सनलाइट से हीट होती है, उसमें यूवी रेज भी होता है। तो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है ना, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी, मतलब चाहे आप लिनेन पे हो या फिर जो भी सरफेस पे हो, जो भी आप चीज़ों को स्टरलाइज करना चाहते हैं, वो यूवी रेज और हीट के वजह से जो है वो अच्छे से, मतलब किल हो जाते हैं, और वो क्लीन हो जाता है चीज़ें। इनफैक्ट मतलब हर बार तो ये नहीं स्पोर किल हो पाते हैं, लेकिन रेयरली देखा गया है कि समटाइम आप बहुत देर तक छोड़ते हो या फिर बहुत इक्विपमेंट सब के मामले में देखा गया है कि स्पोर भी रेयरली किल हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा मेथड है कि आपने कुछ भी, आपको इसमें लगाना नहीं पड़ रहा है, बस धूप में रखना है और ये स्टरलाइज हो जाना। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है टॉपिकल कंट्री लाइक इंडिया के, मतलब यहाँ पे देखते हो राजस्थान के एरिया में कितना ज़्यादा हीट होता है। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है, अब जिस एरिया में सनलाइट अच्छे से नहीं आता है,
वहाँ पे कैसे, क्योंकि इसमें हीट आना चाहिए, हीट ही है, हीट और यूवी रेज का कॉम्बिनेशन ही है जिसके वजह से ये स्टरलाइज कर रहा है। तो ये तो नेचुरल, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होगा। नेचुरल के बाद सेकेंड था हमारा हीट स्टरलाइजेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट में यहाँ पे याद कीजिए ड्राई एंड मोस्ट, तो ड्राई को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें बस इतना लिख दीजिएगा इससे स्टार्ट करने से पहले कि हीट जो है वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एंड कॉमनली यूज मेथड है स्टरलाइजेशन के लिए, सबसे ज़्यादा रिलायबल इसे माना जाता है। तो इसके अंदर हम लोग ड्राई हीट में देखे थे कि बेसिकली 4 मेथड आ रहा था। सबसे पहले रेड हीट आता है। रेड हीट में क्या है कि ऑब्जेक्ट को हेल्ड करना इन फ्लेम ऑफ बर्सन ब्रूनर टिल दे बिकम रेड, तब तक रखना। बर्सन ब्रूनर आप देखे होंगे जब माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाई थी कि जो जलते रहता है उस पर लाइक ये ऑब्जेक्ट है इसको रख देना और तब तक रखना जब तक ये लाल ना हो जाए। कभी घर में नहीं, बहुत लोग नहीं देखे होंगे, बट जो लोग विलेज एरिया से आते हैं, हसिया जिसे बोला जाता है कि कई बार जैसे वो आग में रखना और वो लाल लाल, या फिर कहीं ना कहीं इक्विपमेंट को आप देखे होंगे कि वो रेड हो जाता है। तो अब उतने देर आप हीट में रखते हो और कहीं पे अभी देखो कि वाटर इसमें नहीं रहता, सिर्फ ड्राई हीट रहता है। तो उस तरह से चीज़ों को ये जो क्लीन कर रहे हैं वो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन कहलाएगा। क्लीन मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहे हो, मेडिकल टर्म में स्टरलाइजेशन ही बोलना होगा। सो एग्जांपल क्या है, इनॉकुलेटिंग जो वायर जो हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में देखे थे कि ये जो सैंपल को रखना, लूप हो गए, टिप ऑफ फोर्सेप हो गया एंड नीडल हो गया, इसे कैसे मतलब दोबारा रीयूजेबल बनाया जाता है, तो ये ड्राई हीट से ही। नेक्स्ट आता है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग में है कि ऑब्जेक्ट को मतलब फ्लेम, जैसे कि अगर मैं अभी मेरे पास माचिस होती तो फ्लेम जो ऊपर दिखते रहता है तो वहाँ पे सिर्फ भेज जाना, ऑब्जेक्ट आर पास शिप थ्रू, इस यहाँ पे हेल्ड किया जा रहा था, यहाँ पे पास थ्रू द बर्सन फ्लेम विदाउट अलाउिंग देम टू बिकम रेड है। यहाँ पे पूरा रेड हॉट नहीं करना होता, बस फ्लेम के पास से ये करना। ये जो भी ग्लास वाले होते हैं, ग्लास स्लाइड या फिर स्काल्पेल के लिए यूज किया जाता है। तो फ्लेमिंग और रेड हीट मिलता जुलता ही है, बट इसको छोड़ना, यहाँ पे सिर्फ पास करना और रेड नहीं होने देना। नेक्स्ट आता है इंसिरेशन। इंसिरेशन में क्या है कि ये इन्फेक्टिव मटेरियल, इंसिरेशन का मतलब जलाना, आप लोग जानते होंगे। मेथड इज रिड्यूस एसेस बाय बर्निंग, मतलब चीज़ों को जला दिया जाता है। अब जलाने के बाद क्या बचता है, तो राख बचती है। तो वही राख को भी मतलब इस तरह का इक्विपमेंट होता है कि इसको जलाया जाएगा, और मतलब ऐसे जला के, और इसी के अंदर क्योंकि जो राख रहेगी जिसे एसिड बोला जाता है, तो वो भी उसमें भी माइक्रोब्स पे चल जाएंगे, तो वो इक्विपमेंट में ही रह जाती है। कब किसके लिए इस मेथड को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, मैं जब वन शॉट वीडियो ली थी वहाँ पे दिखाई भी थी कि मतलब पूछा गया था, ऐसे इक्विपमेंट आपको कुछ दिया गया था और पूछा गया था कि इसको किस मेथड से आप स्टरलाइज करोगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है और आपको एग्जाम्पल भी याद रखना होगा। सॉइल ड्रेसिंग के मतलब लाइक आप एप्रॉन पहने हो, अगर उस पर जैसे टीबी वाला बैक्टीरिया, HIV वाले जो भी पेशेंट होते हैं, उसका अगर ब्लड आपके ये एप्रॉन पे चला गया तो आप क्या करोगे, क्या उसे क्लीन करवाओगे? उस टाइम पे ज़्यादा प्रेफर होता है कि आप उसे जला दो, दोबारा यूज ना करो। एनिमल जो भी कैरकेसेस के मतलब जो एनिमल डेथ करते हैं, इन्फेक्शस होते हैं, उसे सीधा जला देना, तो ये इंसिरेशन प्रोसेस ही है ताकि और इन्फेक्शन आगे ना जाए। बेडिंग पैथोलॉजिकल मटेरियल जो भी लाइक HIV वाले पेशेंट में कॉटन स्वैब यूज हो रहा है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसे सीधा जला दिया जाता है, और ऐसे जलाया जाता है कि राख भी इसी में रहे, क्योंकि उससे भी माइक्रोब्स आगे चले जाएगा। मुझे याद है मैं 8 क्लास में थी, और एक ऐसे ही उस टाइम पे फ़ोन उतना भी ज़्यादा मतलब नेटवर्किंग आगे नहीं गया था, तो कोई लिखा था कि मेडिकल फील्ड वाले लोग बोलते, डॉक्टर बोलते हैं कि आप ये पानी को गर्म करके बॉईल करके पीजिए। तो बॉईल करने के बाद उसके मरे हुए बैक्टीरिया तो उसी में रह जाते हैं, तो वो कैसे हटाना, ये तो डॉक्टर बताते ही नहीं है। उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाई थी और उन्हीं लोग के पास से थी, लेकिन भाई जो भी पोस्ट किया था उसको समझना चाहिए कि भाई जब वो किल ही हो गया तो तुम करना क्या चाहते हो, क्या उसे इंसान है या फिर कोई जानवर बड़ा है जो कि आप उसे पी नहीं सकते? बस वो आपके बॉडी में जाकर डिजीज कॉज करेगा, उससे पहले बॉईल कर दे तो वो तो मर जाता है, तो उसे हटाना ना हटाना डॉक्टर पे कहाँ से बात आ गई। तो सब होते रहता है, हम लोग बीच बीच में थोड़ा सा मौज मस्ती भी ज़रूरी है। नेक्स्ट आगे हम लोग देख लेते हैं लास्ट में था ड्राई हीट का। तो ये वाला जैसा कि मैं बताई हूँ कि ये वाला को आपको ध्यान रखना होगा, और बस यही चार्ट को आप ध्यान रख के एग्जाम में भी जाइएगा। फिजिकल हम लोग पढ़ रहे हैं, नेचुरल हमारा हो गया, हीट चल रहा है, हीट में भी हम लोग ड्राई हीट देख रहे हैं, हमारा रेड हीट खत्म, फ्लेमिंग खत्म, इंसिरेशन खत्म। हॉट एयर ओवन हम लोग देख रहे हैं, और ध्यान रखिएगा हॉट एयर ओवन 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है अलग क्वेश्चन, तो इसे देखना होगा।
सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है स्टरलाइज। अगर ड्राई हीट में देखें, ऐसे तो ऑटोक्लेव जाता है हीट वाले मेथड में, बट ड्राई हीट में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा ये हॉट एयर ओवन का यूज़ किया जाता है। मोस्ट वाइडली यूज इलेक्ट्रिकल हीटेड इसमें रहती है, हॉट एयर क्रिएट किया जाता है। मतलब आप पिज़्ज़ा मतलब पिज़्ज़ा वाले लेने कभी गए हो, दुकान पे गए होंगे तो उनको पता होगा कि इस तरह से मतलब मशीन होता है और उसके अंदर जो पिज़्ज़ा ऐसे रखा रहता है, तो उसी तरह से मतलब इसमें इक्विपमेंट को डाला जाता है। और इसमें होता क्या है कि इसमें फ़ैन होती है, मतलब ये जो इक्विपमेंट ऐसे जो हॉट एयर ओवन है इसमें फ़ैन होती है। फिटेड विथ अ फैन इंश्योर एडिक्वेट एंड इवन डिस्ट्रीब्यूट ऑफ हॉट एयर इन द, जैसे देखिए इसमें है क्या, हम लोग ड्राई हीट मेथड देख रहे हैं, तो बेसिकली बहुत ज़्यादा गर्म हवा को इक्विपमेंट से हम लोग ये करेंगे तो वहाँ का माइक्रोब्स तो किल होगा। तो ये मशीन है ना, तो सबके पास जाना चाहिए, मतलब वहाँ पे इसीलिए फ़ैन होता है कि मतलब हवा को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करे। फिटेड विद अ थर्मोस्टेट दैट मेंटेन द चैम्बर एट चूजन टेम्परेचर, मतलब हम लोग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर भी पूछा जाता है, वो हम लोग देखेंगे कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है। सो टेम्परेचर को हम लोग मेंटेन करते हैं, मतलब और थर्मोस्टेट लगा होता है, जैसे कि मेरे पास अभी वो बॉटल जो भी अभी जब आप ठंडे में पानी पीते हो तो वहाँ पे कैसे वो पानी ठंडा नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे जो थर्मस है वो इस तरह से है ही कि वो जब तक एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में जब तक नहीं आएगा तब तक तो वो ठंडा होगा नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे थर्मोस्टेट लगाया रहता है ताकि जो भी आपने टेम्परेचर मेंटेन आपको करवाना है वो हो जाए। इसमें इतना तो ठीक था, इतना तो सबको समझ में है, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन में हम लोग देखे थे इस चीज़ को, हॉट एयर ओवन को। अब हम लोग देखते हैं टेम्परेचर इससे बस पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और क्योंकि थियोरिटिकल पार्ट है यूनिवर्सिटी में तो ये तो आपको पूरा लिखना होगा, बट कॉम्पिटिटिव के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि ये मशीन है, मशीन के अंदर हम लोग रख रहे हैं इक्विपमेंट को, ड्राई हीट से स्टरलाइज हो जा रहा है। तो कितना देर रखना है और कितना टेम्परेचर उसमें मेंटेन करना है हॉट एयर ओवन में, तो इसमें जो है वो 160 डिग्री सेल्सियस जो है, आप अगर टेम्परेचर रखते हो तो आपको 2 घंटे के लिए इसके अंदर छोड़ना है और इसके बाद निकालोगे तो ये स्टरलाइज माना जाएगा। नेक्स्ट आता है, अगर 170 डिग्री सेल्सियस अगर आप 10 डिग्री और टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो 1 आवर के अंदर ही स्टरलाइज कर देगा, मतलब जितने भी वेजिटेटिव स्पोर फॉर्म सब अच्छे से किल हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है 180 डिग्री, अगर मतलब 3 डिग्री सेल्सियस और बढ़ाते हो तो उसका जैसे होता क्या है कि कई बार हमारे पास टाइम नहीं होती, 2 घंटा टाइम नहीं है, हमें 1 घंटा के अंदर इक्विपमेंट चाहिए, तो आप टेम्परेचर बस 170 डिग्री कर दीजिए। हमें उससे भी कम टाइम है मेरे पास, आधे घंटे में ही करना है, तो कुछ नहीं 180 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए, जिससे वो जल्दी से स्टरलाइज हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि इसको यूज किसके लिए करते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आया था, आपको दिया गया था कि ग्लास सिरिंज जो है आप किस मेथड से स्टरलाइज करोगे, तो उसके लिए हॉट एयर ओवन यूज किया जाता है। तो जो भी एग्जांपल है आप ध्यान रख लीजिएगा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ स्कालपेल, सीजर, फोर्सेप, बट ये सेकेंड चॉइस है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए फर्स्ट चॉइस होता है ऑटोक्लेव। तो ये अगर वो चॉइस आपको मतलब वो नहीं अवेलेबल है या फिर नहीं किसी कारण की वजह से, तब आप यहाँ ये हॉट एयर ओवन में इसे स्टरलाइज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आता है केमिकल्स लाइक जो ऑयली फ्लूइड सच एज लिक्विड पैराफिन हो गया, फिर फैट गया, जो भी डस्टिंग पाउडर होता है इसे भी स्टरलाइज करने की ज़रूरत होती है, तो वही हम लोग इसमें रख देते हैं और ये स्टरलाइज हो जाता है। नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन कंट्रोल हॉट एयर ओवन। इसके लिए बस कॉन्सेप्ट लगाना है कि लाइक मेरे पास एक ऐसा मशीन है जिसमें मैं किस चीज़ को रख रही हूँ और इतना टेम्परेचर सेट कर दे रही हूँ और 2 घंटे के लिए छोड़ दे रही हूँ। तो नॉर्मल क्रिटिकल थिंकर नर्स हो आप, तो दिमाग में आना चाहिए कि इसके अंदर ये कभी ख़राब रहा तो हम किसी चीज़ को रखें और कहीं यूज़ कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएगी इन्फेक्शन होने की। तो ऐसा कुछ तो होना चाहिए जो कि इंडिकेट करे कि ये ख़राब नहीं है या फिर अच्छे से स्टरलाइज हुआ है, नहीं तो खतरा डेंजर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसी चीज़ को ये कम करने के लिए मतलब हम लोग कुछ ऐसा इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है और एक केमिकल इंडिकेटर होता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल मीन्स कि इसमें किसी जीव ऐसा तो समझो एनिमल का यूज़ करते होंगे, मतलब कोई तो ये लिविंग थिंग का यूज़ करते होंगे। तो इसमें एक जो बैसिलस सबटिलिस होता है, इसके स्पोर को हम लोग रख देते हैं। तो ये क्या है और ये कैसे मिलेगा आपको, तो देखिए कुछ नहीं करना होता है कि आपके पास हॉट एयर ओवन है, जैसे मेरा इक्विपमेंट है, मैं इसमें रखी, इसको जब हमें निकालना है
तो ये स्पोर, ये जो है इसका हम लोग स्पोर भी रखते हैं, और ये स्पोर उतना ही डिग्री सेल्सियस में, जैसे कि हम लोग 160 डिग्री सेल्सियस 2 आवर जो भी टाइम देखे उतने आवर में ये किल हो जाता है। तो इससे निकालने से पहले ये जो हम लोग पैकेट रखे हैं इसका स्पोर का, वो देखते हैं कि वो किल हुआ कि नहीं हुआ। ये बेसिकली कॉमर्शियली मिल जाता है, ये रखा हुआ रहता है। तो जैसे ही हमें दिखा कि हाँ ये किल हो गया, मीन्स आप मतलब श्योर हो कि ये स्टरलाइज है पूरी तरह से। एक केमिकल इंडिकेटर भी होता है, इसमें ब्राउन ट्यूब का यूज किया जाता है, जो कि इसमें रेड सॉल्यूशन रहता है, और अगर अच्छे से स्टरलाइज उतना देर में हो जाएगा तो ये जो रेड सॉल्यूशन है वो ग्रीन में रेड टू ग्रीन हो जाता है। और आप इसे निकालने से पहले आप इस ट्यूब को देखोगे और इसमें जो रेड था वो ग्रीन हो गया, मीन्स कि आपका ये अच्छी तरह से स्टरलाइज है। सो ये इंपॉर्टेंट है हॉट एयर ओवन। तो मैं आपको पूरा कंटेंट दूँ, कितना टेम्परेचर होगा, इसका क्या प्रिंसिपल है, स्टरलाइजेशन कंट्रोल क्या है। अब पूजा गुप्ता में बुक में भी पढ़ोगे या फिर अच्छे बुक में तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। सो ये क्या है मैं आपको बता दूँ। अगर अच्छा लग रहा होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन। इसमें अब हम लोग देखिए ये हमारा ख़त्म हो गया, अब बहुत कम हमारे पास चीज़ें बची हैं। इसमें थोड़ा सा मतलब लोचा हो जाता है, बट कुछ नहीं लोचा होना। पहले हम लोग बिलो वाला देखेंगे, फिर एट देखेंगे, फिर एबव देखेंगे। बिलो में कौन है, पहले पास्चुराइजेशन। तो ये स्टरलाइजेशन, मिल्क को स्टरलाइज करने की प्रोसेस, इसमें जो है वो बट पूरी तरह से किल नहीं होते हैं, आप मान लीजिएगा। ये एक्सेप्शन हो जाता है। नियरली 90% ऑफ बैक्टीरियल इन मिल्क जो है वो किल हो पाते हैं। जैसे कि जो कोएक्जिला बर्नीटी है वो बैक्टीरियल स्पोर इसके किल नहीं हो पाते हैं इस मेथड से। बट कोई नहीं, हमें तो अभी ये देखना है और इस मेथड क्या है। तो इसमें 2 मेथड आते हैं, होल्डर मेथड और फ्लैश मेथड। होल्डर मेथड की मतलब चीज़ों को होल्ड करना, होल्ड करने में टाइम तो लगेगा। तो ये क्या होता है, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। बिलो 100 डिग्री, इसमें जितने भी प्रोसेस आएंगे, पास्चुराइजेशन हो, इंस्पिरेशन हो, जो भी हो, टेम्परेचर जो है 100 डिग्री से कम ही होना चाहिए। अगर 8 पे चला गया मीन्स कि वो इसमें आ जाएगा। सो देखिए टेम्परेचर कितना है, 63 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप 63 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके अगर मिल्क को पास्चुराइज करते हो तो आपको 30 मिनट का टाइम लग जाएगा। उतना टाइम दोगे तभी ये स्टरलाइज मिल्क माना जाएगा। एक आता है फ्लैश मेथड। फ्लैश आप देखते हो कि मतलब बहुत जल्दी किसी चीज़ों को कर देना, मतलब आग झपका रहे हो और काम खत्म। तो ये बस 63 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 72 डिग्री सेल्सियस आप करते हो। तो देखिए यहाँ पे 30 मिनट लग रहा था, अब वो टाइम जो है वो 15 से 20 सेकेंड में हो जाता है, इसीलिए इसे फ्लैश मेथड बोलते हैं। तो होल्डर और फ्लैश बस नाम में ही सारा चीज़ छुपा है। टेम्परेचर आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास इंस्पिरेशन। देखिए इंस्पिरेशन और टेंडिलाइजेशन एक जैसा है। सो सबसे ज़्यादा प्रीफेबल ये होता है, मतलब अगर ये ना अवेलेबल हो तो ये दोनों कॉन्सेप्ट एक है। इसलिए पहले मैं आपको टेंडिलाइजेशन समझा देती हूँ, टेम्परेचर का बस डिफरेंस है, मेथड एक ही है। तो देखिए टेंडिलाइजेशन क्या है, इसे इंटरमिटेंट स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं। इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है, बार बार। तो ये जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस, देखिए इस प्रोसेस में मतलब किसी चीज़ को बेसिकली कल्चर मीडिया, जिसमें कल्चर मीडिया जिनको नहीं समझ में आ रहा है, यूनिट 2 आप माइक्रोबायोलॉजी का देख लीजिए, चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, नोट्स भी आपको व्हाट्सअप में पे मिलेगा। सो देखिए इसमें क्या होता है कि आप मतलब जो कल्चर मीडिया, ज़्यादातर कल्चर मीडिया ऑटोक्लेव में ही मतलब स्टरलाइज किए जाते हैं। बट जो कल्चर मीडिया में एक कंटेनिंग हो या फिर सीरम, तो उनको स्टरलाइज करना हो आपको, तो ये टेंडिलाइजेशन या फिर इंस्पिरेशन मेथड का यूज किया जाता है। तो इसमें किया क्या जाता है, ये मेरे पास ये ऐसा समझिए कि एक कंटेनिंग या फिर सीरम कंटेनिंग मीडिया है, इसको हमें स्टराइल करना है। तो पहले हम फर्स्ट दिन जो है वो टेंडिलाइजेशन देख रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट के लिए इसे ये करेंगे, स्टीम करेंगे। तो होगा क्या कि जितना भी बैक्टीरिया था या फिर जो भी माइक्रोब्स था वो किल हो गए। बट इसके जैसा कि देखिए कि अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया का वेजिटेटिव फॉर्म, स्पोर फॉर्म रह जाता है, तो इसका क्या, ये तो रह ही जाएंगे ना। तो ये फिर सिर्फ इतने देर के लिए ही 20 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पे ये इसका सक्सेस मतलब स्टरलाइज किया गया, फिर रख दिया गया। जो स्पोर तुम बचे थे ना, उसको जैसा पहले ही वीडियो में बताई कि उसको जैसे ही फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा तब वो इन्वायरमेंट में आके ग्रोथ करेगा। तो इसे तो जैसे ही आपने स्टीम पर हटाया, अब 24 आवर के लिए छोड़े हो, तो इसके लिए तो फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल गया, ये फिर से बैक्टीरिया बन जाएगा।
अब तुम बैक्टीरिया बन गए हो ना, फिर से चलो वही टेम्परेचर पे। तो दोबारा से हम लोग 20 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पे फिर से इसे स्टरलाइज करेंगे। तो फिर से जो था बैक्टीरिया बन था वो मतलब किल हो गया, बट फिर भी हमें नहीं विश्वास है, कुछ तो एक दो रह गया होगा जो कि बेचारा नहीं फेवरेबल इन्वायरमेंट में आ पाया था। तब उनके लिए क्या किया जाए, तो फिर से हम रख देते हैं, मतलब ये इस पे से हटाएं, मतलब 20 मिनट के बाद 100 डिग्री सेल्सियस जो मेंटेन किए थे उसे हटाने के बाद फिर से हम लोग छोड़ दिए। अब जो स्पोर बना था पूरी तरह से वो बैक्टीरिया तो बन ही जाएगा, जो भी माइक्रोस्कोप बन ही जाएगा। दोबारा जब हम लोग करेंगे इसे हीट पे ले जाएंगे 20 मिनट तक के लिए 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हुए, तो अब पूरी तरह से किल हो जाएगा। तो इस कल्चर मीडिया को जिसमें एग या सीरम है वो हम लोग मान लेंगे कि पूरी तरह से स्टरलाइज है। तो ये है हमारा टिंडिलाइजेशन। ये क्वेश्चन आप ये टारगेट है देखिएगा खोल के, आया हुआ है, पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर में। तो ये तो बस प्रिंसिपल में वही समझ लीजिए कि फर्स्ट एक्सपोजर किल ऑल वेजिटेटिव फॉर्म इन द इंटरवल बिटवीन द हीटिंग रिमेनिंग स्पोर, जो भी मैं बताई कि रख के मतलब खिला पिला के फिर से उसे मारो, तो वो किलते सब्सिक्वेंटली मतलब हीटिंग करते गए 3 डेज तक हमें करना है, वो पूरी तरह से किल हो जाता है। बट इंस्पिरेशन आप नहीं समझे ना, तो इंस्पिरेशन में भी वही होगा, बस टेम्परेचर का देखिए, यही समझना है। इस चार्ट से आप देखिए, इसमें बिलो मेंटेन करना है, इसमें एट मेंटेन करना है। तो इसमें जो है वो टेम्परेचर हीटिंग जो किया जाता है वो 80 से 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हाफ एंड आवर डेली फॉर 3 कंसिस्टेंट। जैसे कि हम लोग देखें कि 3 डेज तक वैसे किया जाएगा कि मतलब लाया जाएगा, रखा जाएगा, जो भी वेज अच्छे से वो बन जाए और फिर उसे मार दिया जाए। तो ये अब एग्जाम्पल सीरम और एग मीडिया, फिर यहाँ पे भी देखोगे वही कि सीरम एग मीडिया वाले जो भी कल्चर मीडिया होते हैं उसको ये स्टरलाइज करने की प्रोसेस है। बट इसमें भी ध्यान दीजिएगा, कभी एमसीक्यू में आए कि सीरम या फिर एग वाले मीडिया को आप किस मेथड से स्टरलाइज करोगे, तो टिंडिलाइजेशन होगा तो आप इसी को पहले टिक मारोगे। ये अगर ना मिला तो आप इंस्पिरेशन को ये टिक करोगे, बिकॉज आप सबसे ज़्यादा वही अच्छा होगा ना अगर 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर रहा है। देखिए इसके बाद एक और मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा, जिनको ना समझ में आज छोड़ सकते हो क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इससे लेना देना नहीं है, बस आप कंटेंट लिख देते हो चल जाएगा, बट कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हो बहुत मज़ा आएगा। सो आप सोचोगे कि सारे कल्चर मीडिया को इसमें ऑटोक्लेव से ये स्टरलाइज किया जा रहा है, बट इन लोगों को क्यों, सीरम जो भी ये सीरम वाले एग वाले हैं उनको क्यों नहीं इससे स्टरलाइज किया जा सकता। तो देखिए डियर, ऐसा होता है कि ये जो कल्चर मीडिया है अगर आपने इस पर स्टरलाइज किया तो फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, तो इसीलिए फिर ये मेथड अपनाया गया। सो होपफुली सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा। तो हम लोगों का बिलो वाला जितना भी चीज़ है कंप्लीट होता है इंस्पिरेशन। अब एक वैक्सीन बात आप सोचोगे कि बच गया, तो इसमें क्या होता है, वैक्सीन आप जैसे 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 टच करते हो तो वो किसी को देना है, वहाँ पे भी माइक्रोब्स हो सकते हैं तो उसे भी स्टरलाइज करना होगा। तो इसमें एक ऐसी मतलब इक्विपमेंट होता है, ऐसे बात लाइक कि मतलब और इसी में वैक्सीन को डालना 60 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके 1 आवर के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। देखिए 100 डिग्री से कम ही टेम्परेचर है। तो ये सारा मेथड हमारा कंप्लीट, इसमें टिंडिलाइजेशन कंप्लीट, इसमें बॉइलिंग तो सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे जो चीज़ें बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 से 30 मिनट। होता क्या है कि हम लोग पानी गर्म करते हैं, थोड़ा सा गर्म हुआ हटा देते हैं, क्या लगता है वो आपका वाटर सेफ है। मम्मा लोग हम लोग की ऐसे ही तो करती है कि मतलब इतना सेंसिटिव मतलब अपने बच्चों को मानना कि गर्म पानी हो पियो, गर्म पानी हो पियो, बट मम्मा लोग को बोलिएगा कि अगर आप तुरंत से गर्म हुआ और अगर टाइम नहीं देते हो तो, या फिर खुद जो आप यूज़ करते हो, तो वो पूरी तरह से नहीं, बैक्टीरिया या फिर जो भी है वो अच्छे से किल नहीं हो पाते हैं। सो बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 से 30 मिनट अगर आप रखोगे तो वो बॉइलिंग मेथड है, जिसमें मोस्ट ऑफ द वेजिटेटिव फॉर्म है वो अच्छे से किल हो जाता है। बट इसके बाद भी बॉइलिंग अच्छा मेथड नहीं है पूरी तरह से स्टरलाइज करने के लिए। वेजिटेटिव फॉर्म तो किल हो गया बट स्पोर विद स्टैंड मतलब सह ले सकते हैं। बॉइलिंग कितना भी अच्छे से करो, कंसिडरेबल टाइम जितना भी दो, वो कभी कभी रह जाते हैं, तो फिर भी इसे माना जाता है कि रेयरली मतलब ये भी किल हो जाते हैं, तो बॉइलिंग इसके अंदर रखा गया है। ये जो भी आप मॉइस्ट पढ़ रहे हो इसमें वाटर का यूज़ किया जा रहा है और स्टीम भाप की वजह से, हीट की वजह से बैक्टीरिया सबको किल किया जा रहा है। तो बॉइलिंग टिंडिलाइजेशन भी हमारा कंप्लीट होता है, स्टीम स्टरलाइजेशन। इससे पहले एक पॉइंट पे और किसी को प्रॉब्लम आ सकती है, मेरा ये पर्पस है वीडियो में आने का कि मैं ऑनलाइन
कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट हूँ। आप हमसे डाउट भी नहीं पूछते हैं। बहुत लोग तो इतना बिजी रहते हैं कि उनके मन में डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में पूछ के नहीं जाते, बट जिनको डाउट आता है, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, अगर आप लिखते हो, अगर मेरे पास टाइम रहा, उसका मैं ये आंसर करने की कोशिश करती हूँ। और ज़्यादातर मेरा ये कोशिश रहता है कि आपको कन्फ्यूज़न हो ही ना। वेजिटेटिव फॉर्म और स्पोर फॉर्म में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, आप नहीं पूछोगे, हमें पता है, बट एज अ स्टूडेंट मैंने भी इस चीज़ों को आपके ही फेस से मतलब गुजरना, ये सब पता है। तो वेजिटेटिव फॉर्म को आप ऐसा मानो कि एक बैक्टीरिया है, मतलब सारा चीज़ अगर नॉर्मल चल रहा है, ये बायोलॉजी से ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, वहाँ पढ़ा के आई रही हूँ कि सब चीज़ अगर सही चल रहा है तो ये जो अंडे देगा, मतलब आगे अपना रिप्रोडक्शन करके, मतलब जो भी आगे इसको अपना संख्या बढ़ाना है, जब हार्श इन्वायरमेंट नहीं है कि नॉर्मल आया और दूसरी बैक्टीरिया आ जाए, तो वो वेजिटेटिव बोला जाएगा। तो स्पोर किसी बोला जाता है जब ऐसी स्थिति हो कि बहुत ज़्यादा आपने टेम्परेचर, मतलब इसे मारने की कोशिश कर रहे हो, इसके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं है, तो उस टाइम पे जो ऐसा समझो कि जो इसके एग आएंगे, मतलब इसके जो कुछ पार्ट बचेंगे ताकि अपनी संख्या को आगे बनाए रखे, तो उस टाइम पे जो ये बना उसको हम लोग स्पोर बोलते हैं। तो स्पोर ज़्यादा खतरनाक होता है इसके कंपैरिजन में। तो इसमें वेजिटेटिव तो मरते हैं बट स्पोर नहीं मर पाते हैं। नेक्स्ट, अब तक जो नहीं लाइक किए अब तो कर ही दीजिएगा। अब हम लोग ये स्टीम स्टरलाइजर पे चलते हैं। स्टीम और ये दोनों अब हमारा कंप्लीट होगा, तो ये चैप्टर बेसिकली मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टीम में क्या होता है कि एट 100 डिग्री सेल्सियस पे आप 90 मिनट तक आर्टिकल को अगर परफोरेटेड ट्रे में स्टीम के अंदर ये करते हो, स्टरलाइज करते हो, तो स्टीम स्टरलाइजर बोला जाएगा। मोस्ट ऑफ वेजिटेटिव फॉर्म आर किल्ड दिस मेथड एक्सेप्ट थर्मोफिलस। थर्मोफिलस बैक्टीरिया किसे बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। जो बैक्टीरिया, मतलब ऐसे बैक्टीरिया फिर माइक्रोब्स जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव कर लेते हैं, तो इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, आप कितना भी टेम्परेचर कर दो, तो इतने टेम्परेचर में ये नहीं किल हो पाते हैं। इसी के आगे फिर हमें बढ़ना होता है ऑटोक्लेव के लिए कि टेम्परेचर ही और आपको बढ़ाना होगा। तो देखिए इसमें परफोरेटेड ट्रे क्या है कि ये क्लोज इन्वायरमेंट है, यहाँ से हम हीट जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे परफोरेटेड ट्रे जो है वो परफोरेटेड है, ऐसा आप मानो। नहीं समझ पाओगे। परफोरेटेड ट्रे कि मतलब यहाँ से जो भी स्टीम है वो ऊपर जा पाए। तो यहाँ पे आपने कोई भी इक्विपमेंट रखा है वो किल हो, मतलब जो वहाँ पे माइक्रोब्स है वो किल हो जाएंगे। एग्जाम्पल ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मीडिया विच आर डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर एट ऑफ ऑटोक्लेव। तो ऐसे कई मीडिया होते हैं जो कि ऑटोक्लेव हाई टेम्परेचर मेंटेन करने से किल हो जाएंगे, तो उनको फिर हम लोग यहाँ ही स्टरलाइज इस मेथड से ही करते हैं। बस इसका डिसएडवांटेज है कि थर्मोफिलस वाले जो माइक्रोब्स है वो किल नहीं हो पाते हैं, तो हमें आगे फिर स्टेप लेना होगा। और ज़्यादातर इन लोगों को अभी यूज़ नहीं किया जाता। आप हॉस्पिटल में जाओगे, आपको ऑटोक्लेव, ईटीओ, यही सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सो ऑटोक्लेव सबसे ज़्यादा रिलायबल है। तो यहाँ पे हमारा तीनों चीज़ें ख़त्म होती है, ये और ये। अब हम लोग लास्ट एबव 100 डिग्री सेल्सियस मॉइस्ट हीट में चलते हैं। तो ऑटोक्लेव क्या है? अपने घर में मम्मा को प्रेशर कुकर, अपने मम्मा को यूज़ करते ज़रूर आप किचन में देखे होंगे, कोई भी ऐसे नहीं होंगे जो नहीं देखे हों। तो वो प्रेशर कुकर को अगर आप देखे हैं तो उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में क्या होता है? ऑटोक्लेव के भी आगे फर्दर टाइप होते हैं, मतलब सारा चीज़ तो हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे। एक जो सबसे ज़्यादा यूज होता है उसको देखेंगे, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह के आपको हॉस्पिटल आप जाते हो तो देखने के लिए मिलेंगे, बट हम लोग ये वाला को डिस्कस करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है। सो ये इस तरह से आप देखे होंगे कि यहाँ पे ऊपर से मतलब प्रेशर, पहले समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर आप तब भी आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको डायग्राम बनाना होगा। ऑटोक्लेव पूछता है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नोट्स में आपको मिलेगी वहाँ से आप देख सकते हो। 10 ईयर का प्रीवियस लेटेस्ट एग्जाम पेपर वहाँ पे डाला हुआ है, तो आप देख सकते हो जाके। सो ऑटोक्लेव आए तो सबसे पहले है क्या कि ये मॉडिफाइड फॉर्म है प्रेशर कुकर का। टेम्परेचर इसमें इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अब तक हम लोग देखे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे किसी चीज़ को, मतलब हीट के थ्रू माइक्रोब्स को मारने की कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत सारी चीज़ जो है फिर भी बच जा रहे हैं। वो थर्मोफिलस से सब किल ही नहीं हो पा रहे। अब हमें क्या करना होगा? और कोई भी इक्विपमेंट पे, मतलब थर्मोफिलस ऐसा तो है नहीं कि बैक्टीरिया सोच समझ के आ रहे हैं, रह जाएंगे, तो फिर हमें तो पूरी तरह से जब तक स्टरलाइज हो तब तक तो नहीं मानेंगे ना स्टरलाइजेशन की सही प्रोसेस। तो उसके लिए हमें ऑटोक्लेव एक रिलायबल, सबसे ज़्यादा रिलायबल मिलता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं। अगर जो मतलब थोड़ा सा
11th-12th का, मतलब ये 9-10 से 11th-12th तक के कॉन्सेप्ट बेसिकली था। बहुत लोग भूल गए होंगे, लेकिन कोई नहीं, होता है। हमारा दिमाग बना ही इसलिए कि कुछ चीज़ों को डिलीट करते जाए। सो देखिए, उस टाइम पे क्या था कि बॉइलिंग पॉइंट जो है किसी भी चीज़ का, जैसे यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, वाटर ही बॉईल हो रहा है, उसके स्टीम से चीज़ों को स्टरलाइज कर रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अभी तक तो देखिए कि नॉर्मल आप अगर किसी चीज़ को बॉईल करते हो तो वो 100 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है, पानी को भी आप गर्म कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा आप टेम्परेचर नहीं ले जा सकते हो उसके लिए, क्योंकि जैसे ही एटमॉस्फेयर प्रेशर उतना तक तो आ गया, जब तक इससे प्रेशर नहीं मिलेगा तब तक बॉइलिंग पॉइंट आपकी आएगी नहीं। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉईल होने लगा, वो तो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का था। अब इससे आगे हमको ले जाना है कि मतलब जब तक हम ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगी, तब तक तो वो स्टीम 120 डिग्री सेल्सियस का नहीं ना मेंटेन होगा, और नहीं मेंटेन होगा तो थर्मोफिल स्टिल नहीं हो पाएंगे। तो अब क्या किया जाए, तो प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे किया क्या जाता है कि हम लोग ये जो हमारा, आपको दिखाती हूँ, ये जो आपको दिख रहा है स्टरलाइज ऑटोक्लेव बेसिकली, तो यहाँ पे ये प्रेशर गॉज आप देखोगे, हॉस्पिटल में जाइएगा तो देखिएगा, इसी से हम लोग प्रेशर फिर इसके अंदर डालते हैं। यहाँ पे इस तरह से, मतलब इसके अंदर हीट जाती रहती है वाटर, और फिर यहाँ पे मतलब इक्विपमेंट सारे रखे रहते हैं और वो स्टरलाइज होता है। तो हो क्या रहा है कि प्रेशर आप डालें तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, बेसिकली यही प्रिंसिपल को समझना इंपॉर्टेंट है। सो इसमें प्रेशर हम लोग 15 पाउंड या फिर LB पर स्क्वायर इंच लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। तो ये टेम्परेचर चेंबर प्रेशर क्यों लगा रहे हैं, ताकि 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो पाए। प्रेशर लगाइएगा तभी टेम्परेचर का पॉइंट बढ़ेगा। कितने टाइम तक रखना होता है तब ऑटो, क्योंकि टाइम देना होगा ना, तभी ना उतने टेम्परेचर पे वो अच्छे से वो कील हो पाएगा। तो ये 15 मिनट तक। प्रिंसिपल क्या है ऑटोक्लेव का, तो जो समझाई वही प्रिंसिपल बस समझना है कि वाटर बॉयल व्हेन द वेपर प्रेशर इक्वल एट द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। वाटर तभी बॉयल होता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सराउंडिंग में वो इक्वल हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट सब थोड़ा अगर याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, प्रिंसिपल आप समझ जाइए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव में भी मतलब इतना डीप तो आपसे नहीं जाएगा, बट आप समझते हो तो चीज़ें अच्छे से बनने लगती है, अच्छे से MCQ लगने लगते हैं। वेपर प्रेशर बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर मतलब ये दोनों मेंटेन हो गया, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस जो भी है वो मेंटेन है। अब हमें अगर बढ़ाना है, व्हेन द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज राइज देन द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इज आल्सो राइज। तो मतलब इसी के प्रोपोर्शनल ये है। तो हम लोग अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक, अब इसमें आप कंफ्यूज हो गए तो भैया अंदर का जो वो क्लोज इन्वायरमेंट है, अब उसके लिए आप प्रेशर जो भेज रहे हो वही ना उसका एटमॉस्फेयर है, और उसी के प्रेशर को हम लोग बोलेंगे। तो अगर आप इस प्रेशर को राइज कर दोगे तो टेम्परेचर भी राइज हो जाएगा, फिर जो स्टीम ऊपर की ओर आएगा, भाप आएगा, वो वही 120 डिग्री सेल्सियस वाला आएगा। तो वही 15 आप डालते हो तो 120 डिग्री सेल्सियस मेंटेन हो जाता है। सो वही यहाँ पे एट नॉर्मल प्रेशर वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, बट व्हेन प्रेशर इनसाइड क्लोज वेसल्स इंक्रीज। ऐसे नॉर्मल तो 100 डिग्री सेल्सियस में ही बॉयल कर पाते हो, तो फिर हमें और टेम्परेचर बढ़ाना है तो कैसे बढ़ेगा, प्रेशर आप अंदर का इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर अपने आप इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा हो गई, स्टीम उतने ही प्रेशर से आ रही है। मॉइस्ट सारा यूज हो रहा है, इसमें वाटर यूज हो रहा है। तो वही सारे कॉन्सेप्ट होपफुली आपको समझ में आ रहा हो। कुछ नहीं, इतना ध्यान रखिए कि ऐसा नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन हो जाता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है, बट उससे ज़्यादा हमें टेम्परेचर अगर बढ़ाना है, जैसे हम लोग 120 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं, तो हमें प्रेशर अंदर ऑटोक्लेव में देना होगा। तो वही जो हम लोग प्रेशर दे रहे हैं उसी को बस समझाया गया है कि प्रेशर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर अपने आप इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, स्टीम ज़्यादा ये टेम्परेचर वाला आएंगे, और जितने भी स्पोर फॉर्म है वो भी किल हो जाएंगे। किसके लिए यूज़ करते हैं, तो जितने टाइप के भी कल्चर मीडिया आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े हो, सबको स्टरलाइज करने के लिए ये ऑटोक्लेव का ही यूज़ किया जाता है। रबर मटेरियल जितने आते हैं वो ऑटोक्लेव के, जो भी ग्लव्स से सब हो गया, सारा चीज़ इसी के थ्रू। एप्रॉन गाउन रेसिंग ग्लव्स, ये ऑटोक्लेव के थ्रू ही ये स्टरलाइज होते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट जो शार्प होते हैं उसको छोड़ा के, तो ये सारा इसी से होता है। जैसा कि हम लोग देखे थे कि हॉट एयर ओवन भी था, तो वो सेकंड चॉइस है जब ए ना रहे तो, नहीं तो जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं सब ऑटोक्लेव में ही स्टेलाइज होते हैं।
स्टरलाइजेशन कंट्रोल, जैसे हम लोग हॉट एयर ओवन में हम लोग देखे थे, क्योंकि वो भी एक रिलायबल मेथड है ड्राई हीट का, उसी तरह से मॉइस्ट हीट में स्टरलाइजेशन, तो सबसे ज़्यादा इसी को यूज किया जाता है। बाकी आप जो पढ़े हो, क्योंकि आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना ज़रूरी है तो आपने पढ़ा, बट इसमें ऑटोक्लेव और इसमें हॉट एयर ओवन, तो ये इसमें भी हम कैसे जानेंगे, इक्विपमेंट में कुछ भी हो जा सकता है, आप उतना टेम्परेचर दिए, उतना टाइम मेंटेन किए, तो ये स्टरलाइज हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके लिए भी हम लोग वही बायोलॉजिकल कंट्रोल में स्पोर ऑफ बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस को रखते हैं। कॉमर्शियली अवेलेबल होता है कि आपने एक पाउच में दोनों को, मतलब इक्विपमेंट को डाल दिया और ये पाउच को जिसमें स्पोर है वो रख दिया। वो जितना टेम्परेचर, जैसे हम लोग देखे पहले, मतलब आप 15 मिनट के बाद निकालते हो, ये पहले इसको निकालना है कि ये किल हुआ कि नहीं, ये किल हो गया मतलब कि आपका ये पूरी तरह से स्टरलाइज है। केमिकल इंडिकेटर, उस वही चीज़ ब्राउनी ट्यूब को रखा जाएगा, जिसमें कि अगर वो ग्रीन हो जाता है रेड से, तो हम लोग मानेंगे कि हमारा जो मतलब इन लोगों का प्रिंसिपल है कि जो भी ये स्पोर है वो 120 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाए और 15 मिनट तक छोड़ दिया जाए, तो ये किल हो जाएंगे। तो यही तो स्टरलाइजेशन का प्रिंसिपल है कि इक्विपमेंट में अगर कोई भी ऐसा रहा तो ये पूरी तरह से किल हो जाएगा। तो जैसे इसका कलर चेंज हो गया, हम लोग अच्छे से मान लेंगे कि ये पूरी तरह से स्टरलाइज है। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा कंप्लीट होता है। एक बार फिर से समझा देती हूँ, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लिया, स्टरलाइजेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग स्टरलाइजेशन देखें, जिसमें कि जो भी माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, उसके वेजिटेटिव या फिर स्पोर, जो भी जितने भी हैं वो पूरी तरह से किल हो जाएंगे, इक्विपमेंट पूरी तरह से माइक्रोब फ्री हो जाएगा। तो करेंगे कैसे, ये तो इसके लिए कुछ तो करना होगा। तो उसके लिए दो मेथड आता है, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल हम लोग देखे अभी, नेचुरल हीट, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन, ये दोनों को अभी मैं बताऊंगी। तो ये नेचुरल में देखे सनलाइट के थ्रू, हीट में देखे ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। इसके अंदर 4 है। सबसे ज़्यादा हॉट एयर ओवन इंपॉर्टेंट है, इसमें कंट्रोल, ये सब चीज़ें देख ली हैं कि मतलब ये हॉट एयर जैसा ये ड्राई हीट को मेंटेन करते हुए चीज़ों को स्टरलाइज करना। मॉइस्ट हीट आता है, तो मॉइस्ट हीट में वाटर इसमें इंक्लूडेड है, मतलब टेम्परेचर बस आप देखो तो फर्दर 3 आ गया। अगर टेम्परेचर 100 से बिलो रहा तो ये इतने मेथड हैं। मतलब एट 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये मेथड आता है। और एवं जो कि ऑटोक्लेव इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रिंसिपली, मतलब टेम्परेचर आप 100 से ऊपर की, ये कैसे, तो प्रेशर डाल के, और कितने देर तक रखना है, 15 मिनट तक, बस कंप्लीट। फिर आप इसका कंट्रोलर लिख दीजिएगा, काम ख़त्म। कई बार इसका मतलब डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो ये भी अगर कॉन्सेप्ट है तो आप लिख सकते। तो हालांकि हमारे सिलेबस में तो नहीं है, नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया, बट जितने भी बुक फॉलो करते हो तो आपको ड्राई हीट मॉइस्ट हीट में डिफरेंस, या फिर ये जो हॉट एयर ओवन है, या फिर इसके ऑटोक्लेव के अंदर, क्योंकि मॉइस्ट में सबसे ज़्यादा रिलायबल ये है, ड्राई हीट में हॉट एयर ओवन सबसे ज़्यादा रिलायबल, मतलब सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो जैसा कि हम लोग हॉट एयर ओवन में टेम्परेचर को लेकर देखे थे कि 160 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर देना पड़ रहा था, बट ऑटोक्लेव की जगह पे आप 120 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन कर रहे हैं। और भी चीज़ें बहुत लिख सकते हो कि ये जो है इसमें ड्राई हीट यूज हो रही है, इसमें वहीं पे मॉइस्चर प्रेशर का यूज किया जाता है स्टरलाइजेशन का अचीव करने के लिए। तो ये कुछ कुछ पॉइंट आप यूज मतलब लिख सकते हो अगर एग्जाम में आए तो। ये अगर यूज के बेसिस पे देखें तो जनरली सिंपल यूज टू फ्यूअर ऑप्शनल कंसिडरेशन, ऐसा कुछ करके लिखना। रिक्वायर प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये सब का रिक्वायरमेंट होती है, मतलब उतना आपको डीप नहीं जाना है। इसमें लिखिएगा टेम्परेचर जो आपने देखा, टाइमिंग देखा, और इसके अंदर भी टेम्परेचर अगर आया तो ऐसे नहीं अभी तक आया है। और इसके बाद इसमें मॉइस्चर प्रेशर यूज किया जा रहा है, इसमें सिर्फ ड्राई हीट से मतलब अच्छे से हो जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक और हम लोग मूव करते हैं, और अब इजी इजी चीज़ें हैं और बहुत जल्दी अब कंप्लीट हो जाएगा। एक बार और मैं बताती हूँ, ये ऑटोक्लेव वाला आता है तो बेसिकली जो पार्ट है उसका पार्ट दिखाया गया है, और इजी डायग्राम है तो डायग्राम भी आप ऑटोक्लेव में ज़रूर ऐड कीजिएगा। फिर स्टरलाइजेशन मेथड ही पूछे तो उसमें ऑटोक्लेव को अच्छे से लिखिएगा, और इस ऑटोक्लेव का डायग्राम भी आपको अच्छे से बनाना होगा। ये लास्ट 2 देख लेते हैं, बहुत छोटा है, आयोनाइजेशन रेडिएशन। तो इसमें मतलब रेडिएशन के थ्रू चीज़ों को ये करना, स्टरलाइज करना। गामा रेडिएशन हो गया फ्रॉम कोबाल्ट 60 सोर्स, हाई पेनेट्रेटिंग पावर होता है। ये जो मतलब माइक्रोब्स के जो डीएनए है वेरियस मैकेनिज्म से उसी को डैमेज कर देता है, तो डैमेज हो जाएगा तो फिर आगे वो ग्रोथ नहीं करेगा। किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, अगर स्टेरिलाइजेशन ऑफ डिस्पोजेबल आइटम जैसे कि प्लास्टिक, सिरिंज, स्वैब, कल्चर प्लेट, कैनुला, कैथेटर, ये सब अगर हमें स्टेलाइज करना हो तो आयोनाइजेशन रेडिएशन से हम लोग इसे
क्लीन करते हैं। स्टरलाइजेशन कंट्रोल इसमें भी लिख सकते हो कि क्लीन हुआ कि नहीं हुआ, तो बैसिलस ट्यूनिलिस का इसमें वही देखा जाता है कि मतलब बिलीवेबल मानना है तो इससे पहले देखेंगे कि ये अगर किल हुआ तो मीन्स कि वो स्टरलाइज हो गया है। लास्ट हमारा था फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जो है एक प्रोसेस है विच अ गैस और लिक्विड पास थ्रू अ सेपरेटर शीट। चलनी घर में आप सुने होंगे, जिससे कई बार आटा जो चाला जाता है उससे उसी को आप ध्यान रखिए। तो ऐसा ये इतना छोटा माइन्यूट रहता है कि मतलब इसमें लिक्विड या फिर लिक्विड मटेरियल या फिर गैस वाले जो भी चीज़ें उसको अगर हमें फिल्टर करना है तो इस चलनी के से पास करवाएंगे। तो वहाँ पे जो माइक्रोब्स के अंदर होंगे उनका कुछ तो साइज होता है, माइक्रोबायोलॉजी में सबका मैं साइज बताई हूँ, तो उतना छोटा माइन्यूट इसमें रहेगा जिससे कि वो उससे पार ही नहीं कर पाएंगे, इससे पास नहीं करेंगे। और जो इसके पास किया लिक्विड या फिर गैस मटेरियल, अब इसके अंदर माइक्रोब्स नहीं है तो वो स्टरलाइज माना जाएगा। यहाँ पे हमारा फिजिकल मेथड पूरा खत्म होता है। अब हम लोग केमिकल देख लेते हैं। तो केमिकल स्टरलाइजेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और जब स्टरलाइजेशन आएगा तो आप पूरी चीज़ों को नहीं लिखिएगा, बिकॉज अगर लिखते हो तो आपके पास टाइम नहीं बच पाएगा। सो ये होता क्या है इसके बाद डिफाइन करके और एक दो लिखते हो तो चल जाएगा। ये क्या है, द केमिकल स्टरलाइजेशन ऑल्सो नॉन कोल्ड स्टरलाइजेशन, इसको कोल्ड स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं। वही क्योंकि अभी तक आपने जो फिजिकल में देखा ज़्यादातर हीट का यूज हो रहा था, ड्राई हो मॉइस्चर जैसे भी मतलब हीट का यूज हो रहा है, बट इसमें मतलब केमिकल का यूज किया जा रहा है, तो नॉर्मली ऐसे सिंपली बोल दिया जाता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि डन बाई यूजिंग सर्टेन स्पेसिफिक केमिकल सबस्टांस, बहुत लिक्विड या फिर गैस फॉर्म में होगी। अभी तक आप देखें कि वो सारी प्रोसेस हीट ये सब यूज हो रहा है, यहाँ पे केमिकल का यूज करके बैक्टीरिया को मारा जाएगा। अब जब वो मर जाएगा तो इक्विपमेंट जो है वो स्टरलाइज माना जाएगा। तो ये दो फॉर्म में होते हैं, गैसियस एंड लिक्विड। सबसे पहले लिक्विड देखेंगे तब गैसियस देखेंगे। तो इसमें अल्कोहल आएगा, एल्डिहाइड आता है, फिनॉल आता है, हैलोजन आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सरफेस एक्टिंग एजेंट एंड डाई। इसके अंदर 3 है, इथाइलिन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। सबको अगर याद रहे तो रख लीजिएगा, नहीं तो 2-3 भी लिखते हो तो चल जाएगा। मतलब अभी तक तो कभी नहीं टेनी, मतलब जितना भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेटेस्ट पेपर देखी हूँ या फिर जो भी प्रीवियस नहीं पूछा है, केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन अलग से नहीं पूछा है, बट अगर स्टरलाइजेशन पूछता है तो आप लिखोगे। तो 1-2 एटलीस्ट आप लिखते हो तो चलेगा, बट यहाँ पे हम लोग सबको देख लेते हैं, 1-2 जो हमारे लिए नहीं इंपॉर्टेंट उसको बस छोड़ेंगे। तो सबसे पहले एल्कोहल है, लिक्विड वाला हम लोग देख रहे हैं। तो इथाइलिन अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मोस्ट कॉमनली यूज। जो अल्कोहल वाले जो भी केमिकल स्टरलाइजेशन है उसमें इथाइलिन अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये क्या काम करता है, केमिकल है तो माइक्रोब्स को मारने का काम करता है, तो किस स्ट्रक्चर पे जाके काम करेगा जिससे वो किल हो जाए। तो ये जो है वो बैक्टीरिया का जो मतलब हम जैसे हमारा बॉडी भी प्रोटीन का बना है तो इन लोग इसका बॉडी भी प्रोटीन का है, तो जितने भी प्रोटीन वाला पार्ट है उसको डीनेचर कर देगा। उसको जैसे स्ट्रक्चर पूरी अच्छे से बना है तभी जाके प्रोटीन से आप याद कीजिए ये बायोकेमिस्ट्री में, तो इसी को अगर वो तोड़ दे तो ये तो स्ट्रक्चर मतलब इसके, अब ये प्रोटीन से बना था, इसके अंदर वाटर सब जो है वो, क्योंकि अब यही टूट गया तो वाटर बाहर आ जाएगी जिसकी वजह से इसका सेल डिहाइड्रेटेड हो जाता है और आसानी से ये किल हो जाता है। आप ध्यान मतलब इसका कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप सैनिटाइजर यूज़ करते हो जिसके अंदर अल्कोहल की मात्रा होती है तो आपका हैंड बहुत ड्राई लगेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो सेल मतलब वो ड्राई इसीलिए कर देता है, डिहाइड्रेट करता है। हम लोगों के भी प्रोटीन को थोड़ा मतलब हैंड का जो भी स्ट्रक्चर है वहाँ पे वो डिहाइड्रेट करता है, इसलिए ड्राई ड्राई ये महसूस होता है। जब भी हॉस्पिटल जाते हो इस चीज़ को आप फील करना। यूजेज क्या है, यूज मेनली द स्किन एंटीसेप्टिक, मतलब आप एल्कोहल वाले जो 60-70% जो होता है उसी को यूज़ करते हो, तो उसको हैंड को डिसइंफेक्शन करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो यहाँ पे ये यूज होगा। टू बी इफेक्टिव यूज ऑफ 60-70% कंसनट्रेशन इन वाटर। होता क्या है, जब आप सैनिटाइजर यूज़ करते हो, कोरोना वायरस में क्या बोला जा रहा था, या फिर जब भी आप हैंड वॉशिंग पढ़े हो तो वहाँ पे मैं बताई हूँ। सो मतलब ये वाटर सिर्फ जैसे कि 100 ml अगर वो पूरा है जो आप सैनिटाइजर यूज़ करते हो नॉर्मली हैंड रब के लिए, तो उसमें सिर्फ 30 ml वाटर और बाकी एल्कोहल होना चाहिए 60-70%, तब वो इफेक्टिव रहेगा, तब वो स्पोर फॉर्म को भी मार सकेगा। मिथाइल अल्कोहल, जैसे हम लोग देखें कि इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल, एक मिथाइल अल्कोहल भी होता है एल्कोहल के केमिकल स्टरलाइजेशन के लिए। इफेक्टिव अगेंस्ट फंगल स्पोर, कैबिनेट्स एंड
इस सब में इसे यूज किया जाता है। अभी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आपको हो मतलब हमें पता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको होगा, बट एग्जाम टाइम में 1 2 3 4 को एटलीस्ट आप याद कर लीजिएगा सेफ जोन में रहने के लिए। जो टॉपर हैं, जो अच्छे मार्क्स आते हैं, आपको पूरा याद करना ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं। सिलेबस आपको मतलब कंप्लीट करना ही होगा। 1 2 बार पढ़ तो याद हो जाएगा, मतलब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आई नो कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट था हमारे पास लिक्विड वाला में एल्डिहाइड। तो इसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड देखेंगे और ग्लूटाल्डिहाइड देखेंगे। 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेलिन इज कॉमनली यूज, मतलब ये अगर 90% वाटर है उसमें सिर्फ 10 ml हम लोग फॉर्मल्डिहाइड मिलाते हैं तो काम चलेगा। ये काम कहाँ करता है, तो जो न्यूक्लिक एसिड या फिर प्रोटीन वाले पार्ट माइक्रोब्स के होते हैं उसी पे एक्ट करता है, उसी को तोड़ने का काम करता है, तो खुद ही किल होगा। यूजेस कहाँ किया जाता है, तो बैक्टीरियल वैक्सीन, प्रिपेयर टॉक्सिन फ्रॉम टॉक्सोइड फ्रॉम टॉक्सिन। टॉक्सिड और टॉक्सिन में क्या अंतर है, आप वैक्सीन का याद कीजिए कि जब हमें मतलब बैक्टीरिया के अंदर जो टॉक्सिन होते हैं, मतलब उसके पार्ट को निकाल के बॉडी में इंजेक्ट कर देना, तो वो हम लोग देखे थे कि कैपेसिटी को कम किया जाता है। तो कैसे कम किया जाता है, मतलब टॉक्साइड और टॉक्सिन में क्या अंतर है, इस ये इन्फेक्टिव है बहुत ज़्यादा। ये बॉडी में सीधा डाल दे तो डिजीज कॉज कर ही देगा, बट टॉक्साइड जब डालते हैं हम लोग तो ये हमारे बॉडी में मतलब कैपेबल नहीं होता, इसकी कैपेसिटी को कम कर देते। तो कैसे क्या किया जाता है कि इसकी कैपेसिटी कम जाती है, ये फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ करके ये मतलब ऐसा बना दिया जाता है कि मतलब हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को तो एक्टिवेट करे, बट हमारे बॉडी को कोई हार्म ना पहुंचाए। तो क्या यूज़ किया जाता है, फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट है फॉर किलिंग अ बैक्टीरियल कल्चर, जो सस्पेंशन होता है प्रिजर्विंग करने के लिए, तो यहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है। ये है सेकेंड ग्लूटाल्डिहाइड। ये यूज एज अ बफर सॉल्यूशन, 2% बफर सॉल्यूशन की तरह यूज किया जाता है। ये इसका अगर यूजेस देखें तो स्टरलाइजेशन ऑफ जो सिस्टोस्कोप है या फिर इंडोस्कोप है एंड ब्रोंकोस्कोप, तो वहाँ पे ग्लूटाल्डिहाइड का ही यूज किया जाता है। बफर सॉल्यूशन बेसिकली पीएच से रिलेटेड है कि पीएच न्यूट्रलाइज करके बेसिकली 7.45 इससे ऊपर जाता है अगर आप डीप सर्च करते हो तो। बाकी ऐसे आप ध्यान रख लीजिएगा, एटलीस्ट एग्जाम्पल भी तो काम चल जाएगा। प्लास्टिक जो भी ईटी ट्यूब है, फेस मास्क है, रबर एनेस्थेसिस ट्यूब, मेटल ट्यूब, ये सब के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिहाइड का। 1 2 एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा, चलेगा काम। नेक्स्ट है लिक्विड में हमारा फिनॉल वाला, इसके बाद हैलोजन देखेंगे। फिनॉल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, फिनॉल 1% हैज बैक्टीरिसाइडल एक्शन, कॉज सेल मेम्ब्रेन को ही डैमेज कर देता है, जो भी माइक्रोब्स के सेल मेम्ब्रेन है। अगर सेल मेम्ब्रेन का ये सब नहीं पता तो आप एक बार माइक्रोबायोलॉजी देखिए, और होपफुली एग्जाम के लास्ट टाइम ही हम लोग माइक्रोबायो मतलब इन्फेक्शन कंट्रोल ज़्यादातर स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं हो रहे हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं माइक्रोबायोलॉजी में खुद भी पढ़ा के आई हूँ और पढ़े होंगे। सो ये उसी मेम्ब्रेन को ही मतलब डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से जो भी अगर मेम्ब्रेन से ही इसके अंदर सारी चीज़ें, अगर ये टूट गया तो सारा सामान बाहर आ जाएगा और ये खुद ही किल हो जाएगा। इसके अंदर आता है क्रिसॉल। लाइजोल इज ए सॉल्यूशन ऑफ क्रिसॉल इन सॉप, जिसका यूज़ कहाँ किया जाता है, स्टरलाइजेशन ऑफ इन्फेक्टेड ग्लास वेयर, क्लीनिंग फ्लोर, डिसइंफेक्शन ऑफ एक्सक्रीटर, तो यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। क्लोरहेक्सिडिन नेक्स्ट आता है, जिसमें कि सेवलॉन जो है इसके अंदर का मटेरियल क्लोरहेक्सिडिन और सेट्रीमाइड रहता है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जब वुंड या फिर प्री ऑपरेटिव डिसइंफेक्शन स्किन को करना होता है, तो सबको पता है सेवलॉन वहाँ पे यूज होता है, जिसके अंदर क्लोरहेक्सिडिन रहती है। सी है फिनॉल में क्लोरोक्सिलेनॉल, ये एन एक्टिव इंग्रेडिएंट है डेटॉल का। डेटॉल सब यूज किए होंगे तो उसके अंदर देखिएगा यही मटेरियल रहता है। नेक्स्ट था हमारे पास हैलोजन लिक्विड में, तो ये क्या है, बेसिकली इसके अंदर क्लोरीन आता है, आयोडीन आता है। हैलोजन के बारे में आप डीप अगर पढ़ते हो तो ये ऐसा मटेरियल है कि ज़्यादा एसिडिक होके काम करना, या फिर नेचुरल फॉर्म में जो सॉल्ट आती है आयोडीन का, तो यहाँ पे ये रहता है। देखिए ये है क्या, क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइपोक्लोराइड आज यूज्ड। इसका यूज़ कहाँ होता है, जो आपने स्विमिंग पूल में जो सप्लाई दिया जाता है। आयोडीन नेक्स्ट इसका है, तो एल्कोहलिक एंड एक्वस सॉल्यूशन इज अ स्किन डिसइंफेक्टेंट, जो कि बिटाडिन के अंदर, बिटाडिन का आप सेकेंड नाम पढ़ोगे पोएडिन आयोडीन होता है, यही इसका ब्रांड नेम है। तो ये यहाँ पे हमें पता है कि सर्जरी से पहले वहाँ पे भी ये यूज होता है, केमिकल स्टरलाइजेशन में आएगा। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग देख लेते हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है। इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है कि ये किल द माइक्रोब्स इंक्लूडिंग द स्पोर हायर कंसंट्रेशन, अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में यूज़ करोगे तो ये बैक्टीरिया माइक्रोब्स का पूरा स्पोर सब किल कर देगा। लाइब्रेट फ्री फ्रॉम हाइड्रोक्सिल रेडिकल ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 डिकम्पोजिशन होता है, तो फिर ये फ्री फॉर्म में रेडिकल्स के रूप में ये जो है माइक्रोब्स को
मतलब किल कर देता है जो हार्मफुल माइक्रोब्स है। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज भी होता है H2O2, इसको आप ध्यान। इसका यूजेस कहाँ होता है, तो जो भी डिसइंफेक्शन अगर कॉन्टैक्ट लेंसेज का करना हो, सर्जिकल प्रोस्थेसिस जो होते हैं जो कि हम लोग एडल्ट हेल्थ में पढ़े थे, प्लास्टिक इम्प्लांट, इस सब में अगर डिसइंफेक्शन करना हो, स्टरलाइज करना हो तो हम लोग H2O2 का यूज़ करते हैं। 3 से 6% कंसनट्रेशन जो इफेक्टिव रहता है। वेपराइज H2O2 यूज टू स्टरलाइज लार्जली इनक्लोज सेल एरिया को हम लोग अगर स्टरलाइज करना हो तो वहाँ O2 का वेपराइज फॉर्म यूज करते हैं। पैरासिटिक एसिड हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट है, यूज टू प्लाज्मा स्टरलाइजर प्रोसीजर में इसका यूज़ किया जाता है। प्लाज्मा वाला क्या है देखते हैं हम लोग। प्लाज्मा स्टरलाइजेशन इसमें क्या है कि प्लाज्मा रेफर टू एनी गैस विच कंसिस्ट इलेक्ट्रॉन, आयन और नेचुरल पार्टिकल। इसमें H2A2 एंड जो पैरासिटिक एसिड है यूज होता है डिवाइस टू इंक्लूड द प्लाज्मा। द रिजल्टिंग UV रेडिएशन कॉजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेटिव ऑर्गेनिज्म एंड उसके स्पोर। प्लाज्मा स्टरलाइजर जो है वो गैसियस मेथड है स्टरलाइजेशन का, बट क्योंकि यहाँ पे जो पैरासिटिक एसिड है वो लिक्विड फॉर्म में ही मतलब जाके ये प्लाज्मा स्टरलाइजेशन मशीन होता है, इसके अंदर ये पैरासिटिक एसिड और H2O2 अगर आप डालते हो तो प्लाज्मा गैस इंड्यूस होता है, जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो माइक्रोब्स जो वेजिटेटिव स्पोर फॉर्म में सब डिस्ट्रक्ट हो। इसका यूजेज क्या है, स्टरलाइज ऑफ केमिकल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट आता है सरफेस एक्टिंग एजेंट। बेसिकली चार्ज वाले कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। बहुत लोग बोर हो रहे होंगे बट थोड़ा सा आप सुन लीजिए क्योंकि अब ये खत्म होने वाला है। देज आर द क्लासीफाई इंटू द कैटाइनिक, ये इंपॉर्टेंट एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को मतलब कील करेगा। नॉन आयनिक एंड एटमोस्फेरिक कंपाउंड, इसका अगर देखिए क्वांटनरी अमोनियम आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्फेक्टेंट है जो कि यूज होता है। कॉमन कंपाउंड यूज आर एसिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड सिटावोलोन एंड सेट्रीमाइड, जो भी बन जाए ये सब क्लोराइड, इसमें ये कॉमन नेम है सर्फेक्टेंट का जो कि यूज होता है। बेसिकली ये एंटी बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया को रोकने का काम करेंगे, किल करने का काम करेंगे। बस इसमें लास्ट आ जाता है हमारे पास डाई, उसको देख लेते फिर ये ख़त्म होगा। तो डाई में एनिलीन डाई जिसका एग्जांपल है इसमें आता है मतलब क्रिस्टल वॉयलेट, ब्रिलियंट ग्रीन, मैलासाइट ग्रीन, इसको आप पढ़े हो जब हम लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़े थे कल्चर वाले ये सब में। ये बेसिकली एक्वा कल्चर के मतलब आपको मतलब वाटर में अगर फिश ये सब को रखना हो तो वहाँ पे कोई बैक्टीरिया ये सब ग्रोथ ना हो, तो इससे हम लोग मैलाचिट ग्रीन को डाल देते हैं। तो वहाँ पे ये इसका मैलाचिट ग्रीन का बहुत सारे काम है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग स्टरलाइजेशन या फिर डिसइंफेक्शन के केस में देख रहे हैं, केमिकल फॉर्म में देख रहे हैं जो कि बैक्टीरिया को मारे, उसके फॉर्म में सबको मारे, तो वहाँ पे ये इस तरह से यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट एक्रिडीन डाई जिसमें कि क्रीफ्लेविन, इवोफ्लेविन, प्रोफ्लेविन एंड एमिनोक्रिन आता है। इसका यूजेज क्या है, तो स्किन एंड वुंड को एंटीसेप्टिक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये बस मैलाचिट ग्रीन भी अगर डाई में आप याद रख ले तो ये इजी है, तो काम चलेगा। लास्ट हम लोग गैसियस देख लेते हैं जिसमें इथाइलिन ऑक्साइड एंड फॉर्मल्डिहाइड का देखेंगे। तो फॉर्मल्डिहाइड सबसे पहले देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन थिएटर या फिर वार्ड को फ्यूमिगेट करने के लिए इसी का यूज़ किया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड गैस जनरेटेड बाय एडिंग KMNO4, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इस दोनों को ऐड करने के बाद ये जनरेट होता है। जब भी हम लोग फ्यूमिगेट करते हैं तो डोर को जो है वो अनओपन सील्ड रखना चाहिए 48 आवर के लिए। इसका टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फ्यूमिगेशन के लिए टाइमिंग कितना रखना चाहिए, तो 48 आवर। स्टरलाइजेशन जो है अचीव किया जाएगा कैसे किया जाता है, तो कंडेंसेशन मेथड। ये ऐसी प्रोसेस है जो कि गैस की द्रवीकरण, मतलब गैस जो है वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में चेंज होना, कि मतलब गैस बहुत ज़्यादा ये गर्म होता है और जैसे ही मतलब सरफेस के कांटेक्ट जो कि ठंडा होता है उसको कांटेक्ट में आता है तो कंडेंसेशन से उस सरफेस पे जाएगा और उसको जो स्टरलाइज करेगा, वहाँ के बैक्टीरिया सबको किल कर देगा। सेकेंड और लास्ट है बेसिकली एथाइलिन ऑक्साइड ATO। ये जो है वो अनसुटेबल होता है, फ्यूमिगेशन ऑफ रूम को फ्यूमिगेट इससे नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, विस्फोट जैसा ये करने लगता है। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, किसको स्टरलाइज करने के लिए, तो ये स्टरलाइजेशन प्लास्टिक, रबर आर्टिकल, प्लास्टिक सिरिंज, डेंटल इक्विपमेंट, रेस्पिरेटर, हार्ट लंग मशीन, सूचर एंड क्लोथिंग, ये सब को अगर हमें स्टरलाइज करना हो तो केमिकल, बहुत सारे प्लास्टिक मटेरियल है, अगर आप हीट ये सब का यूज़ करते हो तो वो पिघलने का चांस होता है। तो यहाँ पे ATO करके एक ऐसे मशीन भी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ATO लिखा रहता है, इसके अंदर रख देने से ये स्टरलाइज हो जाता है गैसियस मेथड से। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, दो को हमें याद रखना है और इसमें भी एक दो ही यहाँ पे याद रखिएगा। जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डाई में मैलाचिट ग्रीन है सबको याद रखना, और एल्कोहल, एल्डिहाइड, ये सब हेलोजन को आप ध्यान रख सकते हो। बस स्टरलाइजेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बुक भी पढ़ते हो तो इजीली समझ में नहीं आता है, बट हमसे जितना हो पाया, जितना मैं समझाने की कोशिश कर पाई आपके लिए कंटेंट ला पे, उतना समझाने की कोशिश की हूँ। होपफुली आपके लिए कंटेंट हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। अगर इंस्टॉलेशन आया तो आप अपने हिसाब से इसमें कंटेंट लिखिएगा, जैसा कि 10 मार्क्स में हो तो करीब करीब सारा चीज़ इंक्लूड करना है। सिर्फ ऑटोक्लेव आए तो ऑटोक्लेव के बारे में अच्छे से लिखना है, फिगर ये सब वहाँ पे बनाना है। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक की ओर चलते हैं। अब क्योंकि मैं वीडियो के शुरू में ही बोलती कि स्टरलाइजेशन ही बेसिकली इन्फेक्शन कंट्रोल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आता ही आता है, तो थोड़ा सा मैं आपको अपना रोल भी बता ही देती हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा है और जो आपका काम है वो आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या करते हो? नर्स एक्ट एज अ फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय इंश्योरिंग ऑल मेडिकल टूल एंड सर्फेसेस फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टरलाइजेशन में हम लोग कर ही यही रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सरफेस से सारे जितने भी टूल है उसको फ्री करना। तो आपको बेसिकली हमेशा इंश्योर करना है कि वो चीज़ें सही है कि नहीं है, देखभाल करते रहना है। क्लीनिंग फर्स्ट, सबसे पहले तो आपको क्लीन करते रहना है। रिमूव ऑल विजिबल डर्ट एंड मटेरियल, आपके सामने आपका कार्डियक टेबल जो भी हो आपको हमेशा क्लीन करते रहना है। चेकिंग प्रोसेस, नर्स मॉनिटर द स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट, ऑटोक्लेव इंश्योर रिच कर, मतलब कि स्टरलाइज होकर जो चीज़ें हो रही है अच्छे से हो रही है कि नहीं, अलग जो भी अदर लोग जो काम कर रहे हैं, जैसा कि मैं बताइए कि नर्स से ही ज़्यादातर इन्फेक्शन कंट्रोल होती है, उन्हें देखने का काम होता है, देख रेख करने का कि सारी चीज़ें सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, तो वो आपका काम है। यूजिंग इंडिकेटर, स्पेशल केमिकल जो कि बायोलॉजिकल इंडिकेटर देखे थे कि रख के पता करना कि इक्विपमेंट निकालने से पहले उसी को देख लो, अगर वो सही है तो सारी चीज़ सही होगा। टेरी कंटेनर हार्मफुल बैक्टीरिया, मतलब वही देखना कि अगर वो अगर किल है मीन्स कि आप अच्छे से स्टरलाइज हो गया है। सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज, अब जो चीज़ें स्टरलाइज होके आ रही है वो प्रॉपरली स्टोर करना, देखभाल करना, ये सब आपका काम होता है। स्टरलाइजेशन के थ्रू हम लोग कर क्या रहे हैं? हॉस्पिटल में इसका क्या काम है? जो भी इक्विपमेंट है यूज होने के बाद वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, अब उसको क्लीन करके दोबारा से उस जगह पे लाना ताकि नर्स जो आगे प्रोसीजर करेगी उसमें यूज करना। तो वो जब से मतलब गंदा हो रहा है तहाँ से वहाँ से स्टरलाइज होके दोबारा आने तक सब में आपका रोल है। अब एक बार आप लास्ट टाइम बेसिकली सिलेबस देख लीजिए। ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस किए। अब टॉपिक ना उतना आते हैं, जो आता है वो लास्ट वाला है, और इसमें भी मतलब इक्विपमेंट क्लीनिंग मतलब ऐसा आ सकता है क्योंकि सिलेबस से कुछ भी आ जा रहा है तो सबको देख लेंगे और बेसिकली अब 10 से 15 मिनट में वीडियो खत्म होगी। तो इन्वायरमेंट क्लीनिंग देखते हैं, इसके बाद जो भी टॉपिक है एक एक करके खत्म करेंगे। सो इन्वायरमेंट क्लीनिंग क्या है? इन हेल्थ केयर सेटिंग इन्वायरमेंटल क्लीनिंग है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वहाँ डर्ट जो भी होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी होता है, ब्लड ये सब का आना, उस वहाँ से प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन के ऑर्गेनिक मटेरियल उसमें माइक्रोब्स सब होने के चांसेस होती है, तो वो सबको आप क्लीन करके कर क्यों रहे हो? ताकि इन्फेक्शन प्रिवेंट हो। गोल क्या होता है इन्वायरमेंट क्लीनिंग का? वहाँ से सबसे पहले तो डर्ट को हटाना, जो भी डेब्रिस होती है वो हटाना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सरफेस टू प्रिवेंट द पैथोजन, सरफेस से सारे माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म को हटाना ताकि पैथोजन ट्रांसफर ना हो। प्रिंसिपल क्या है? तो रिस्क बेस्ड अप्रोच, मतलब कैसे आप इन्वायरमेंट क्लीनिंग करोगे? तो होता क्या है कि हाई टच मतलब किसी चीज़ को क्लीन करने का ये सिंपल सा है कि लेस कॉन्टामिनेटेड से मोर कॉन्टामिनेटेड की ओर जाना होता है। तो हाई टच सरफेस जो है जैसे कि बेड रेल, डोर नोब रिक्वायर मोर फ्रीक्वेंट क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्ट दैन लो टच। बेसिकली यहाँ पे जो मैं प्रिंसिपल समझाई वो आपको आज आगे समझ में आएगा, होप में भी आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसमें क्या है कि जो ज़्यादा टच हो रहा है, मतलब जो ज़्यादा, जैसे आपके घर में बर्तन है, बहुत सारा बर्तन है, तो आप जिससे खाना बनाते हो उसी को ना बार बार क्लीन करते हो, तो बस वही है कि जिसका ज़्यादा यूज हो रहा है रिस्क वाले जगह को ज़्यादा मतलब डिसइंफेक्शन करना, उसे क्लीन करना। नेक्स्ट आता है सिस्टमिक अप्रोच टॉप टू बॉटम टू अवॉइड द रिकॉन्टामिनेशन ऑफ ऑलरेडी क्लीन एरिया। मतलब इसमें क्या है कि जैसे कि ये बेड है, आपने ये सिस्टमेटिक पहले आप ऊपर का साइडल जो भी है उसको पहले क्लीन करोगे, तब आपको इसके पैर तक आना है, तब आप सरफेस को क्लीन करोगे। अगर आप सरफेस को क्लीन कर लेते हो, इसको क्लीन कर लेते हो, यहाँ पे जाओगे तो अगर दोबारा यहाँ से क्लीन करोगे तो फिर से इसके इधर इस एरिया पे तो डस्ट पार्टिकल या फिर जो भी माइक्रोब्स है वो तो आ जाएंगे ना, इन्फेक्टेड हो जाएगा ना। तो वही सिस्टमेटिक अप्रोच हमें लगाना होता है कि टॉप टू बॉटम जाना होता है ताकि रिकंटामिनेशन ना हो ऑलरेडी जो आपने क्लीन कर लिया है। जब भी आप क्लीन करते हो तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करना है ताकि आप भी बच सको। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल क्लीनिंग प्रोसीजर। ये तो प्रिंसिपल था कि पहले आप जिसको ज़्यादा यूज जो ज़्यादा कंटामिनेटेड है उसको क्लीन करना। नेक्स्ट है कि सिस्टमेटिक अप्रोच ताकि कंटामिनेटेड मतलब ना हो क्लीन किया हुआ।
इन्वायरमेंटल क्लीनिंग प्रोसीजर क्या है, तो यहाँ पे है एनी डैमेज और ब्रोकन फर्नीचर, मतलब आपको इन्वायरमेंट जहाँ पे आप काम कर रहे हो उसको क्लीन रखना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, अननेसेसरी, आपको अगर घर क्लीन रखना होता है तो आप क्या करते हो, अननेसेसरी चीज़ों को हटा देते हो। तो अगर कोई ब्रोकन टूटा फूटा जिसका काम नहीं है, सबसे पहले उसको आप हटा दीजिए सुपरवाइजर मैनेजमेंट के थ्रू। एट द टाइम ऑफ टर्मिनल क्लीनिंग लो टच सर्फेस शुड बी डन बिफोर द क्लीनिंग हाई टच सर्फेस। जब कोई डेथ कर जाए इन्फेक्शियस पेशेंट या फिर वो शिफ्ट हो जाए, तो जब आप प्रिंसिपल लगाना है कि लो कंटामिनेटेड से हाई कंटामिनेटेड, तो सारे चीज़ को क्लीन करोगे, स्टार्ट करोगे लो टच वाले से जो कम इन्फेक्टेड है, उसके बाद हाई पे जाओगे। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर हाई पे आप चले गए और उसको क्लीन कर दे, उसके बाद अगर लो वाले को करोगे तो ये भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो बस ये प्रिंसिपल ध्यान रखिएगा कि लो कंटामिनेटेड से हाई कंटामिनेटेड की ओर जाना होता है। नेक्स्ट प्रोसीजर में पॉइंट देखते हैं कि ड्यूरिंग टर्मिनल क्लीनिंग, जब मतलब लास्ट टाइम आप क्लीन करते हो, ऑफ अ स्पेसिफाई पेशेंट रूम क्लीनिंग स्टेप क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले शेयर इक्विपमेंट एंड कॉमन सरफेस, देख आइटम टच ड्यूरिंग पेशेंट केयर, तब आपको पेशेंट डायरेक्ट कांटेक्ट के पहले वो जो नहीं था कॉमन सरफेस, लाइक उससे जो कार्डियक मॉनिटर है वो बहुत दूर था, तो पहले उसको आप क्लीन कर लोगे। तब आपको जो है जो टच के लाइक आगे मतलब कार्डियक टेबल ऐसा आप मान लो कि आइटम जो कि टचेज ड्यूरिंग पेशेंट केयर आपने टच किया होगा, तब उसके बाद जो है वो जो पेशेंट कांटेक्ट किया वो उसको मतलब उस इन्वायरमेंट को फाइनली क्लीन करना। तो हम लोग हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट देख रहे हैं और बेसिकली समझा भी मैं वही रही हूँ कि क्लीन कैसे करना है। तो सबसे पहले तो सिस्टमेटिक अप्रोच की टॉप 2 है जो भी बता रही हूँ। नेक्स्ट जो हमेशा प्रिंसिपल फॉलो होता है कि लो कॉन्टामिनेटेड से हाई कॉन्टामिनेटेड, तो जिसको जो बहुत दूर है उसको सबसे पहले आप कर लो, तब जो चांसेस था जिसको आपने केयर टाइम पे टच किया उसको क्लीन करना, और लास्ट में जो पेशेंट के कांटेक्ट में सबसे ज़्यादा कॉन्टामिनेटेड है उसको क्लीन करना। सेकेंड है प्रोसीड फ्रॉम द लो टू टॉप वाला, ये क्या है, फिर से वही बात है कि बेड रेस्ट शुड बी बिफोर क्लीनिंग द बेड लेग, क्योंकि फ्लोर शुड बी क्लीन द लीस्ट अलाउ कलेक्शन ऑफ डर्ट एंड माइक्रोब्स दैट मे हैव बी फॉलन, के मतलब पहले आप ये बेड रेल करोगे तब इसके लेग की करोगे तब फ्लोर को आपको ये, ताकि रिकॉन्टामिनेटेड ना हो जाए। अवॉइड मिशिंग ऑफ एरिया, बहुत बार घर में ऐसा होता है ना, या फिर हॉस्टल में हम लोग रहते तो ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे झाड़ू लगा इधर उनके बेड की तरफ छोड़ दिया गया, मतलब ऐसा, मतलब अगर शेयरिंग हॉस्टल में आप लोग रहे होगे तो या फिर घर में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी एरिया को मिस नहीं करना है, सबको क्लीन करना है, अच्छे से क्लीन करना है। सिस्टमिक मैनर आपको फिगर से प्रोसीजर के थ्रू में, पहले तो प्रिंसिपल देखे इसके बाद प्रोसीजर देखे, तो जो प्रिंसिपल आपको पता होता है वही आप प्रोसीजर में, मतलब प्रिंसिपल बताया ही जाता है कि ताकि आप प्रोसीजर में फॉलो करो काम करते टाइम। तो सिस्टमिक अप्रोच का क्या होना चाहिए, इन मल्टी बेड हम लोग के साथ क्या होता है कि एक ही रूम में बहुत सारे बेड होते हैं, हालांकि ये सब काम हाउस कीपर करते हैं, बट क्योंकि क्लीनिंग ही नर्सिंग का पहला रोल था, जो भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उस पे ध्यान दी थी। सो कैसे करना है, इन द मल्टी बेड एरिया ईच पेशेंट जोन शुड बी क्लीन मैनर्स, जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम द फुट देन बेड देन मूविंग क्लॉकवाइज। कभी भी एक ही प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना है। क्लीनिंग का प्रोसेस है जैसे कि हाउसकीपर भी आपके पास काम करती रहेगी, तो ये आपका पेशेंट सो रहा है, आप इसके पैर के पास आपको खड़ा होना है और क्लीन कैसे करना है, तो क्लॉकवाइज, तो यहाँ से आप क्लॉकवाइज कैसे जाओगे, तो ऐसे इस तरह से देखो फिगर में, फिगर भी आप जरूर बनेगा एग्जाम में आए तो, ये इधर पेशेंट है, क्लॉकवाइज हम लोग इस तरह से आके क्लीन करते हुए बाहर की ओर जाएंगे। तो ये था नॉर्मल प्रोसीजर जो कि सिंपल है, ईजी है, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में भी यूज़ करते हो। इन्वायरमेंटल क्लीनिंग के बाद था इक्विपमेंट क्लीनिंग, तो इसे हम लोग देखते हैं। इक्विपमेंट क्लीनिंग इन्वॉल्व कंप्लीट और पार्शियल कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पूरी तरह से किल करना है या फिर कई इक्विपमेंट को मतलब पार्शियली भी हम लोग का ये रहता है कि उसकी संख्या को कम करें, उसको डिस्ट्रक्ट करें। तो ये है इक्विपमेंट, मतलब इक्विपमेंट को पूरा क्लीन करो या फिर मतलब उसको साफ क्लीन करके ऐसे ही रखना, पार्शियल क्लीन करके रखना। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव ए रिटेन पॉलिसी प्रोसीजर, हालांकि हर एक हॉस्पिटल में जाओगे, अभी आप कितना भी बुक देख लीजिए, बट कुछ चीज़ें जो है वो हमारे लाइफ में मतलब नर्सिंग लाइफ में वो अलग हो जाती है, मतलब प्रोसीजर से ही समझ पाते हो, मतलब हर एक हॉस्पिटल का अलग पॉलिसी हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा और आपको वो फॉलो करना होगा। पर फिर भी हम लोग नॉर्मली देखते हैं, कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग लोगों को दी रहती है, मतलब जैसा वहाँ पे काम करने का रहता है, तो भी हम लोग देखते हैं कुछ स्टेप हम लोगों को पता होना चाहिए नॉर्मल, कि अगर मिल जाए ये इक्विपमेंट क्लीनिंग का तो आप पहले क्या कैसे करोगे, क्या स्टेप आपको फॉलो करना है। तो जैसे ही कोई भी जैसे कि सर्जरी में यूज हो या फिर कोई भी आप इक्विपमेंट को यूज़
किए हो वो गंदा हो गया तो सबसे पहले उसको रिंसिंग कर देना है, धो देना है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट शुड बी रिंस्ड अंडर द वार्म रनिंग वाटर इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी, ताकि जो भी ब्लड बॉडी फ्लूइड टिश्यू है वो सबसे पहले वो धुल जाए। इसके बाद क्लीनिंग करना है। आफ्टर रिंसिंग द इंस्ट्रूमेंट दे शुड बी इमीडिएटली इमर्स इन द सॉल्यूशन वाटर एंड नेचुरल जो भी पेज डिटर्जेंट है उसको यूज कर लेना है। तब आप नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। आफ्टर क्लीनिंग के बाद आपको क्या करना है, इफ इंस्ट्रूमेंट आर टू स्टोर इट दे शुड बी एयर ड्राई एंड स्टोर इट इन क्लीन एंड ड्राई इन्वायरमेंट। मतलब धोए आप उसे धुल दिए हो तो अब उसे इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ का जो वाटर है उसको ड्राई करना है, तब ऑटोक्लेविंग के लिए भेज दिया जाता है। मतलब पैकिंग करने के बाद जाता है। इंस्ट्रूमेंट शुड बी ऑटोक्लेव आइदर इंडिविजुअली और इन सेट, मतलब कई इक्विपमेंट होते हैं जिनको अकेले ही हमको स्टरलाइज होना है तो उसको इंडिविजुअल कीजिए, नहीं तो कई बार सेट में भी आपको करना होगा। नेक्स्ट आता है कोल्ड स्टरलाइजेशन की, मतलब सारे इक्विपमेंट को जैसे हम लोग देखे थे कुछ के लिए केमिकल भी यूज किया जा रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट कैन बी स्टरलाइज बाय इमर्सिंग देन कोल्ड स्टरलाइजेशन सॉल्यूशन फॉर 10 आवर, उसको छोड़ देना होता है केमिकल में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अगर मतलब आ ही गया तो आपको पूरी मतलब एक ये बना दीजिएगा, इफेक्टिव रहेगा एग्जामिनर को इम्प्रेस करने में, मतलब ये मार्क्स गेन करवाने में ऐसे ऐसी चीज़ें ही हेल्पफुल। और नोट्स में बेसिकली ये सब आपको चीज़ें मिल जाती है ताकि आप लास्ट टाइम भी रिवाइज करो तो नोट्स से ही आपको पता चले कि हाँ हमें चार्ट फॉर्म कहाँ यूज़ करना है, हाईलाइटेड पॉइंट कहाँ दिखाना है। ये है क्या डिकंटामिनेशन, मतलब कि आप कोई भी इक्विपमेंट रखा हुआ है मतलब यूज जैसे कि ये डिकंटामिनेट माना जाता है। अब इसको स्क्रब एंड अल्ट्रासोनिक क्लीन कर लेना है, तब ड्राई करना है, पैकेज करके स्टरलाइजेशन के लिए भेज दिया जाता है। स्टीम के थ्रू ये जो है वो ऑटोक्लेव हो जाता है, तब आप स्टोर कर देते हो। अगर ऑटोक्लेव नहीं करना तो फिर केमिकल का भी यूज़ करते हो, उस तरह से मतलब ये अच्छे से पूरी तरह से वो मतलब स्टरलाइज हो जाएगा, पूरे माइक्रोस्पोर सब क्लीन हो जाएगा, तो फिर स्टोर कर देना होता है, देन यूज़ करना होता है। तो ये नॉर्मल सा प्रोसेस आप ज़रूर बना दीजिएगा, ईजी है और अंडरस्टैंडेबल है। नेक्स्ट था इक्विपमेंट क्लीनिंग के बाद गाइड ऑन यूज ऑफ डिसइंफेक्टेंट। तो ये इसके लेकर बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट है तो बहुत देखना पड़ता है, बट हम लोग कुछ ही कॉमन का देखेंगे। इफ अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट आर यूज रेगुलरली ऑन सरफेस इन अ फैसिलिटी स्प्रेड कोल्ड फ्लू एंड अदर सिकनेस कैन बी प्रिवेंटेड। मतलब बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट होते हैं, अगर आपको अच्छे से अप्रोप्रिएट यूज़ करने आता है तो जो भी कोल्ड फ्लू या फिर जो भी स्प्रेड होने की चांसेस होती है, मतलब बीमारी होने की चांसेस होती है, उसको आप प्रिवेंट कर लेंगे। मेनी टाइप ऑफ अवेलेबल है मार्केट में डिसइंफेक्टेंट, दस देयर वर्किंग नॉलेज इंपॉर्टेंट फॉर यूज ऑफ बेस्ड डिसइंफेक्टेंट। मतलब आपके पास पेन बहुत सारा है, आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक से कब लिखना है, रेड से कब लिखना है। अब एग्जाम में रेड से लिख दोगे तो बहुत गलत हो जाएगी, मतलब इफेक्टिव भी अनइफेक्टिव हो जाएगा। तो वही है कि मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं बट आपको यूज़ करने आना चाहिए। जब भी आप यूज़ करते हो तो आपके पास कुछ इक्विपमेंट लाइक नॉर्मली रबर ग्लव्स होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, जो यूज़ कर रहे हो वो डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए, तभी आप यूज़ करोगे। डिसइंफेक्टेंट की प्रोसीजर क्या है, तो द लेस सॉइल्ड सरफेस शुड बी वाइप क्लीन, मतलब उसे सिर्फ ऐसे ही वाइप करना है। टॉवल शुड बी सॉक्ड इन ब्लीच। ब्लीच बेसिकली ऐसा मानो डिसइंफेक्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। नॉर्मल जब आप पोछा उछा करते हो तो घर में भी देखे होगे, तो उसमें या फिर कॉलेज में हो तो वहाँ भी यूज होता है। तो कैसे हम लोग वाइप करते हैं, उसमें डाल देते हैं और फिर उससे निकालने के बाद वाइप करना। आर्टिकल एंड सरफेस शुड बी रिंस वाटर वाइप ड्राई आफ्टर 10 मिनट ऑफ डिसइंफेक्शन। जैसे ही आप डिसइंफेक्शन करते हो तो वो वहाँ पे वाटर जो है अब उससे ड्राई भी करना आपका काम है। डाइल्यूटेड ब्लीच शुड बी यूज फॉर डिसइंफेक्ट टॉयलेट को यूज़ करने के लिए सबको पता है ब्लीच का यूज़ होता है डाइल्यूटेड वाला। अब मास्क एंड रबर ग्लव्स शुड बी वर्न यूजिंग ब्लीच। मतलब यहाँ पे है ही कि ये गाइड, मतलब आप जानिए कि डिसइंफेक्टेंट का क्या है। तो वही नॉर्मल जो आप जानते हो, मतलब बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत रिलेटेबल है। तो वही कि जब भी आप कोई ऐसा काम करेगा तो ग्लव्स सब तो यूज़ करना ताकि खुद को भी प्रोटेक्ट करके रखें। अब कुछ सेलेक्टेड डिसइंफेक्टेंट का देख लेते हैं, लाइक अल्कोहल डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। तो इसमें इथाइल अल्कोहल जो 70% होते हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जर्मिसाइड है, मोर इफेक्टिव है। अगर मतलब जब हम लोग अल्कोहल देखे थे तो इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल देखे थे, तो इसमें भी इसके कंपेरिजन में इथाइल अल्कोहल सबसे ज़्यादा जो 70% होता है, मीन्स कि 100 ml में 70% इथाइल अल्कोहल होना चाहिए। उस तरह के ये अल्कोहल का यूज़ करके किसी चीज़ को डिसइंफेक्शन करना। इट शुड बी डाइल्यूटेड विद डिस्टल और कूल बॉइल। आप
70 to 75 कंसनट्रेशन, जो पहले मैं बताई कि मतलब इसको जो है इतना कंसनट्रेशन में जो इथाइल अल्कोहल है, मतलब इतना कंसनट्रेशन में होना चाहिए। जैसे कि 100 ml हमको बनाना है डिसइंफेक्टेंट किसी चीज़ को वाइप करने के लिए या फिर कुछ भी चीज़ करने के लिए, तो उसमें सिर्फ आपको 30% ही वाटर डालना होगा, वो चाहे गर्म हो या फिर ठंडा, और इतना कंसनट्रेशन में ये अल्कोहल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग स्मॉल सरफेस। कहाँ पे यूज करते हैं? तो बेसिकली स्मॉल सरफेस लाइक अ रबर स्टॉपर, जो कि जैसे एक ही ड्रग में, एक ही वाइल में बहुत सारे ड्रग के डोज होते हैं, तो उसे हर बार मतलब डिसइंफेक्ट करके ही आपको फिर से दोबारा निकालना है। तो उसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि बेसिकली जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसे ड्राई भी होने दें। नेक्स्ट आता है थर्मोमीटर हो गया, वाइल हो गया, तो ये सबको हम लोग डिसइंफेक्टेंट करने के लिए नॉर्मली इसी को यूज़ करते हैं, इथाइलिन अल्कोहल को ही 70% को। यूज फॉर द एक्सटर्नल सरफेस स्टेथोस्कोप या फिर वेंटिलेटर। देखिए स्टेथोस्कोप जब आप हमेशा हर एक पेशेंट में यूज़ करोगे उसका हार्ट साउंड सुनोगे, तो ये वाला एरिया जो है लाइक बेसिकली ये वाला एरिया तो डिसइंफेक्टेंट हो जाता है। तो क्या किया जाता है इसका, हर बार थोड़ी ऑटोक्लेव में थोड़ी आप भेजते हो, नॉर्मली जो वहाँ पे अल्कोहल वाला रहता है उसी से क्लीन कर लिया जाता है। तो ये सब इसका यूज है। यूज ऑफ डिसइंफेक्टेंट इन हॉस्पिटल गाइडलाइन फॉर इक्विपमेंट। अब क्योंकि गाइडलाइन ही हमें देखना है तो देख लेते हैं कुछ इक्विपमेंट का, अगर एग्जाम में है तो आपको लिखना होगा। और ये अच्छा भी है कि किसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं। तो ऑक्सीजन जो मास्क होता है उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? क्लीन विथ सॉप एंड वाटर। देन जो है वो इथाइलिन ऑक्साइड, जो कि लो टेम्परेचर मेंटेन करते हुए, मतलब ये रबर वाला है, तो मतलब इस तरह से इसको डिसइंफेक्टेंट क्लीन कर दिया जाता है। एम्प्यूल या फिर वाइल के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो वाइप नेक रबर टॉप विथ, जो हम लोग पहले से हैं सो प्रोपाइल 70% जो उसको यूज़ करते हैं, और हम लोग इसे ड्राई होने के लिए छोड़ते हैं, तब जाके उससे निकालेंगे। ईसीजी लीड मशीन जो कि नॉर्मली यूज होते रहता है, तो उसके लिए क्या करना है? तो ये वॉश विथ डिटर्जेंट एंड वाटर, देन 70% अल्कोहल से हमें वाइप कर देना होता है नॉर्मली, क्योंकि उतना तो कांटेक्ट में है नहीं, बस नॉर्मल सा है। ट्रैकियल ट्यूब को बेसिकली सिंगल ईटी ट्यूब को सिंगल टाइम ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, तो इसको क्लीन करने का ज़रूरत है नहीं। मेडिसिन ट्रे, बहुत मतलब आपका कोई भी काम करने से पहले मेडिसिन ट्रे को यूज़ करना ही होता है। तो आप इसके लिए क्या करते हो, मतलब क्या करोगे? तो हम वीकली आपको इसे क्लीन करते रहना ताकि वहाँ पे भी माइक्रोब्स ना आ जाए। सीजर हमेशा यूज करते रहते हैं, तो इसको कैसे आप डिसइंफेक्टेंट या फिर क्लीन ये सब करते रहोगे, तो 70% अल्कोहल इम्प्रीगेंट सिर्फ वाइप कर देना है इसी। जो आप नॉर्मल समझो, जो हैंड सैनिटाइजर आपके पास रखा होता है ना, उसी से मतलब आप जाओगे तो सिस्टर लोग क्लीन करती हैं, तो वो देखे भी होगे आप। तो यहाँ पे ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म होता है। डिसइंफेक्टेंट में बस हम लोग इतना ही देखें कि बेसिकली वाइप पे सब करना होता है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। जितने भी बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट आते हैं मार्केट में, प्रॉपर यूज हमें पता होना चाहिए। इसका प्रोसीजर क्या है? तो नॉर्मली वाइप करने का कि हम लोग ब्लीच सब में डालेंगे। नेक्स्ट हम लोग, एक अल्कोहल सबसे ज़्यादा यूज होता है डिसइंफेक्टेंट में, हॉस्पिटल में हमेशा इसी को आप देखोगे। कई सिस्टर लोग तो मतलब नॉर्मली स्टूडेंट से ही ये सब वाइप ये सब करवाते हैं, तो वहाँ पे अल्कोहल का हम लोग देख लिए, और कुछ इक्विपमेंट को लेकर के कैसे उसे डिसइंफेक्टेंट किया जाता है वो देख लिए। लास्ट टॉपिक है और ये इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, स्टरलाइजेशन एंड जो स्पॉइलिंग प्रिंसिपल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है क्या? ये भी बहुत ईजी है। ये अर्ली एज जो स्पॉइलिंग है वो, क्योंकि मतलब वही बताए थे तो इसीलिए इसको नाम पड़ गया। ये इनका बिलीव था कि डैट द नेचर ऑफ डिसइंफेक्शन अंडरस्टैंडेबल इजली व्हेन द इंस्ट्रूमेंट एंड आइटम इन पेशेंट केयर आर कैटेगराइज। मतलब देखिए इनका कहना था, इनका बिलीव था कि किसी चीज़ को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए या फिर अच्छे से स्टरलाइज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को, उसे क्लीन, नॉर्मल क्लीन आप मानो क्लीन करने के लिए हम लोग तब अच्छे से कर पाएंगे जब हमें पता हो कि किससे हमें ज़्यादा ध्यान देना है और किसे कम, मतलब कौन सा ज़्यादा। लाइक एक जो है वो अगर बॉडी को पेनिट्रेट कर रहा है तो उस इक्विपमेंट सीधा ब्लड में आ जा रहा है, वहाँ पे किसी तरह का स्पोर भी नहीं होना चाहिए। तो वो कैटेगराइज किए ताकि वो सिंपल हो जाए कि किसको कितना ज़रूरत है स्टरलाइजेशन का। जैसे हम लोग देख रहे हैं ना कि किसी के लिए केमिकल यूज़ कर रहे हैं, किसी में हाई पावर है, किसी में ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, इतना टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, बट किसके लिए इतना टाइम लगाना, इतने महंगे महंगे इक्विपमेंट यूज़ करना, तो उसकी पता तो होना चाहिए कि कब क्या करना है। सो वही फिर कैटेगराइज किए सारे इक्विपमेंट को कि एक क्रिटिकल जो कि सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाता है, सेमी क्रिटिकल जो उसके उनके आसपास रहता है, नॉन क्रिटिकल जो कि कॉन्टैक्ट में बहुत कम आता है, सिर्फ स्किन के कॉन्टैक्ट में आएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं आएगा। ये बेसिकली किस तरह से कैटेगराइज किए थे? तो इन्फेक्शन किस तरह से इन्वॉल्व, मतलब किस डिग्री तक फैल सकता है उसके बेसिस पे। तो देखिए ये क्या बोले हैं,
क्रिटिकल इक्विपमेंट किन को माने हैं? जो इंटर करता है स्टरलाइज टिश्यू इंक्लूडिंग वैस्कुलर सिस्टम, जो सीधा वेसल्स के कॉन्टैक्ट में आ जाए, तो इसके लिए लेवल ऑफ प्रोसेसिंग क्या होना चाहिए? तो क्लीनिंग फॉलोड बाय अस्टरलाइजेशन। मतलब इससे अगर आपको साफ सुथरा बनाना है तो आपको अस्टरलाइजेशन प्रोसेस को यूज करना होगा ताकि स्पोर फॉर्म जो है वो भी किल हो जाए। कौन से इक्विपमेंट को रखें? तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी था वो क्रिटिकल में आया। इम्प्लांट बायोप्सी इंस्ट्रूमेंट, फूड केयर इक्विपमेंट, आई डेंटल इक्विपमेंट, ये सारे जो हैं वो क्रिटिकल इक्विपमेंट डिवाइस माने गए। ये सीधा ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं, बॉडी टिश्यू के कांटेक्ट में आते हैं। सेकेंड था सेमी क्रिटिकल इक्विपमेंट। ये जो है डेट कम इन कॉन्टैक्ट विथ नॉन इंटैक्ट स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन बट टच नोज पेनिट्रेट देम। इसमें इस तरह का इक्विपमेंट आया जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट तक ही आ रहा था, वो पेनिट्रेट किसी चीज़ों मतलब वेसल से सबको नहीं कर रहा था। तो इसके अंदर कौन से सो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग देखें कि इसको कैसे हमें क्लीन करना है। तो क्लीनिंग फॉलो बाय हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन, मतलब केमिकल्स का यूज़ आप हाई लेवल में करोगे उतने में ही काम हो जाएगा, स्टरलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल अगर देखें तो रेस्पिरेटरी थेरेपी वाले जितने भी इक्विपमेंट आते हैं, क्योंकि वो म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आते हैं तो उन्हें उनके लिए हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन यूज करना पड़ता है। एनेस्थेसिया इक्विपमेंट हो गया, टोनोमीटर हो गया, ये सब को अगर हमें स्टरलाइज मतलब क्लीन करना है तो हमें डिसइंफेक्शन हाई लेवल का यूज़ करना होगा। ये सेमी क्रिटिकल के अंदर रखे वो। लास्ट हमारा नॉन क्रिटिकल, नाम से ही समझ में आ रहा है कि मतलब ये जो है वो ओनली स्किन के कांटेक्ट में आएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट तक भी ये नहीं आता है। सो ये अब इसके लिए मतलब इसे क्लीन करने के लिए क्या प्रोसेस यूज़ किया जाना चाहिए? तो क्लीनिंग फॉलो बाय लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन, नॉर्मली बस क्लीन करके इसे पैक कर दिया जाता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो ECG मशीन हो गया, ऑक्सीमीटर हो गया, पेट पैन, यूरिनल, ये सब स्किन के कांटेक्ट में आता है। बेसिकली कहीं भी हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर बॉडी के अंदर नहीं जाते हैं। इक्विपमेंट क्लीनिंग प्रोसेस, अब एक बार हम लोग देख ले कि मतलब ये क्या बोले स्पॉलिंग प्रोसेस प्रिंसिपल में इनका क्या बिलीव था, बेसिकली ये कह क्या रहे हैं। जैसे कि सिर्फ ये वाला से समझिएगा कि सेमी क्रिटिकल के स्काई से है, जो नॉन क्रिटिकल है वो ब्लैक से है और क्रिटिकल ब्लू से है। सबसे पहले हम लोग एक क्रिटिकल जो कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे बॉडी मतलब किसी भी पेशेंट के बॉडी के कंटेंट अंदर जाता है, मतलब ब्लड स्ट्रीम से सीधा मतलब इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल जाएगा। तो उससे अगर आपको यूज करते हो लाइक स्टोर पॉइंट पे है, क्रिटिकल हम लोग देख रहे हैं, बेसिकली ये क्रिटिकल वाला ब्लू से हमारा, तो स्टोरेज से हम लोग प्रोसीजर में लाएंगे, मतलब इनसे जो भी क्रिटिकल है उनसे सर्जिकल प्रोसीजर होती है तो वहाँ पे आएगा पॉइंट ऑफ केयर। और पहले देखिए कि कोई भी स्टोर था, सर्जिकल प्रोसीजर उसे करना है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रहेगा तो जो कि पेशेंट के पास जैसे सर्जरी है तो वो केयर के लिए आया। बेसिकली आप किसी का सर्जरी है सब चाहे जो भी करो वो केयर ही तो है, तो वहाँ पे आया। उसके बाद ये सर्जिकल अभी चल रहा है, ब्लू वाला देखिए क्रिटिकल चल रहा है जो कॉन्टैक्ट में आता है। तो सर्जिकल प्रोसेस यहाँ पे हुई। अब क्या करना है, मैनुअल क्लीनिंग कर देते क्योंकि ब्लड ये सब रहा तो क्लीनिंग करोगे, केमिकल डिसइंफेक्शन इसके बाद किया जाएगा, तब इसे रैप करके स्टरलाइज किया जाएगा, तब स्टोर कर दिया जाएगा। कन्फ्यूजन होगी बट क्लियर हो जाएगा, प्लीज़ थोड़ा सा रुकिए। नेक्स्ट आता है सेमी क्रिटिकल जो स्काई ब्लू से है। स्टोरेज था, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करना नहीं है, पॉइंट ऑफ केयर पे आएगा। लाइक रेस्पिरेटरी वाले हैं वो सीधा केयर पे आया है, मतलब वो माउथ पे मतलब वो पेशेंट को जो यूज़ करना था हो रहा है। जब वो वहाँ से हटाया गया तो मैनुअल क्लीनिंग किया जाएगा, इसके बाद डिसइंफेक्शन किया जाएगा, रैप करके स्टरलाइजेशन में नहीं भेजा जाएगा, सीधा स्टोर कर दिया जाएगा। ये स्काई ब्लू रहा। लास्ट नॉन क्रिटिकल वाला हम लोग देखते हैं। स्टोरेज था, सीधा कोई किसी भी लाइक जो भी ECG है या फिर बेड पेन जो भी यूज में आया, मैनुअल क्लीनिंग किए, केमिकल डिसइंफेक्शन की इसे ज़रूरत नहीं है। ब्लैक वाला देखो आप सीधा रैप किए और स्टोर हो गया, कोई भी कुछ भी चीज़ों का ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान क्या रखना है, स्टोर था, सारे इक्विपमेंट स्टोरेज किया जाएगा, जो क्रिटिकल है वो सारा प्रोसेस चाहे वो क्लीनिंग हो डिसइंफेक्शन हो रैप करके स्टरलाइजेशन किया जाएगा। वही जो सेमी क्रिटिकल है वो डिसइंफेक्शन तक आएगा, स्टरलाइजेशन नहीं किया जाएगा, बॉडी के कांटेक्ट में सीधा नहीं आता है। लास्ट हमारा जो नॉन क्रिटिकल है वो पॉइंट ऑफ केयर पे आएगा, मैनुअल क्लीनिंग करके रैप करके स्टोर कर दिया जाएगा। ये हमारा स्पॉलिंग प्रिंसिपल। होपफुली ये
अगर आया तो आप इस चार्ट को ज़रूर बनाइएगा अपने अंडरस्टैंडिंग के लेवल से। पूरा पॉइंट ख़त्म होता है। नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। नोट्स के फीचर बहुत मतलब पहले भी बता दी थी। जितने भी टॉपिक है सबका वहाँ पे एक्सप्लेनेशन, मतलब सारे टॉपिक आईएनसी के अकॉर्डिंग है, चाहे माइक्रोबायोलॉजी, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग या फिर इन्फेक्शन कंट्रोल, सबका आपको मिल जाएगा। चाहे कितना भी कम टाइम हो, आप तुरंत उस नोट्स को अपने पास मिनट में ही आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि लास्ट टाइम पे क्या पढ़ना है, और पूरा सिलेबस का कोई ओवरव्यू मैं ऑनेस्टली अगर मेंटोर की तरह मैं आपको बता रही हूँ तो आपको करना चाहिए। इसके बाद 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जिन टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं तो वहाँ से आप टाइम मैनेज कर सकते हो। 1-2 पेपर प्रैक्टिस करने के बाद या फिर क्वेश्चन देखते हो तो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, आपको पता रहेगा, आप उतना डरोगे नहीं। सो वो सारी चीज़ें आपको नोट्स में इंक्लूडेड मिलेगा। नोट्स पेड है बट अफोर्डेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से सीधा आप जा सकते हो और देख सकते हो नोट्स को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख ले तो इसमें अस्टरलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। इसके मेथड में ऑटोक्लेव भी आता है, तो फिगर ये सब बनाइएगा। इसमें हो सकता है इन्वायरमेंटल क्लीनिंग पूछा नहीं बट पूछ दे 2 मार्क्स में। लास्ट स्पॉइलिंग प्रिंसिपल ये इंपॉर्टेंट है, और ये इसमें कुछ भी नहीं है क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल। उन्हें ऐसा बिलीव था कि उनके नाम पे ही पड़ा कि, और अच्छा है ना, हमें पता है कि कौन सा कहाँ कितना इसका इंपॉर्टेंस है, उस तरह से हम लोग क्लीन कर रहे हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा, कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर आपको कैसा लगता हो एटलीस्ट हमें कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। फीडबैक हमें बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप हमसे सीधा तो इंटरेक्ट होते नहीं हो, बट मतलब कैसा लगा या फिर कोई डाउट हो तो हमें लगता है कि हाँ हम किसी को पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो लगता है कि मैं कैमरा को पढ़ा रही हूँ। सो प्लीज़ रिस्पॉन्स ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। कंटेंट अगर आपको हेल्पफुल लगा तो डेफिनेटली उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, तो शेयरिंग इज़ केयरिंग। चैनल पे नए हो, बीएससी नर्सिंग से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।